शिपमेंट करते हैं, लेकिन आम आदमी या आम डिजास्टर का उसमें कहीं नजर नहीं आता। बहुत सारा है पाकिस्तान के एक हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे तो वो चले गए, उनका नाम था महबूब खान। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर यूनाइटेड नेशंस की आप लोगों ने देखी है तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के वो फाउंडर संपादक थे, और वो एक बार मुझे याद है कि वो मेरे पास आए, उनको मेरी किताब चाहिए थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो जीडीपी का रखा है ये आपको जरा समझा लीजिए क्या। उन्होंने ये कहा कि वो भी कैम्ब्रिज से येल से पढ़े हुए थे। जब वो एज ए यंगस्टर पाकिस्तान में वापस पहुंचे तो उस समय की सरकार ने 25 साल से ज्यादा हो गए, उस समय की सरकार ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर कर दिया, जो आपकी बात पढ़ के आता है उसके लोग गलत करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम पर उन्होंने कहा कि 5 साल में पाकिस्तान की जीडीपी, 25-30 साल पहले की बात है, पाकिस्तान की जीडीपी कंटिन्यूसली जो एवरेज ग्रोथ थी 5 साल की वो 7%। 7% आई थिंक जो लगी है रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो भी इस कंडीशन में साउथ एशिया। तो उनको लगा इलेक्शन आई, उनको लगा कि भाई हमारी तो जीत सुनिश्चित है, क्योंकि 7% ग्रोथ, क्योंकि चाहे हमारे देशों में कुछ भी हो, कास्ट रिलीजन सोशल फैक्टर्स, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सबकी तो रूलिंग पार्टी को बेनिफिट हो जाएगा, ये हम लोग ये मानते हैं। तो उनका कहना था कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो हम तो श्रम पावर में है, लेकिन जब इलेक्शन हुई तो वो पार्टी खत्म होती जा रही है। तो उन्होंने कहा, जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट अ रूट शॉक की मैटर। मुझे पहली बार ये समझ आया कि जीडीपी इज नॉट द टचस्टोन। जीडीपी बढ़ने से पॉवर्टी और गरीबी या भूख जो है वो कम नहीं, बल्कि उल्टा होना चाहिए। अगर आप भूख और पॉवर्टी को कम करते हैं तो आपकी जीडीपी बढ़ती है, लेकिन शायद उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। और वो जब यूएन से हट गए तो उन्होंने साउथ एशिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनानी शुरू की, जिसमें उनका बहुत ये फोकस रहा है कि उनका से बात शेयर की है, उसके ऊपर बहुत दबाव रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं। हमारे देश में डेवलपमेंट जो है इस प्रकार से बड़ी हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा हट के देखते हैं एग्रीकल्चर के परिप्रेक्ष्य में। क्या एग्रीकल्चर भी इसका शिकार है? क्या जो हमारे देश में जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है उसका रिलेशनशिप इकोनॉमिक ग्रोथ से है? थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपका प्रदेश, आपने कहा हम भी बहुत मिल जाते हैं आपके प्रदेश में। इस देश में जो लोग गाय पे काम करते हैं वो ये जानते हैं कि गाय वाकई हमारी माता जीवन है, इसको किसी और बुनियादी के रूप में। लेकिन हमारे पूर्वज से उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है, तो कोई उसका मतलब वो बेवकूफ नहीं है। लेकिन आजादी के बाद सडनली ऐसा हुआ कि हमारी गाय की कमी हो गई, बेकार हो गई, इनएफिशिएंट, अनप्रोडक्टिव। गाय सड़कों पे घूमती है, यहाँ भी घूमती है, सिटी में भी घूमती है, क्या मालूम हो गया कि आजादी के 50-60 साल 65 साल बाद या उससे पहले भी आजादी के पीरियड के दौरान, उसके बाद का पीरियड के दौरान हमारी गाय बिल्कुल हमारे लिए एक तरह की निकम्मी हो गई। हमने कई बार इसका जवाब देखने की कोशिश की गई। ये बताया जाता था मेरे टीचर की गाय प्रोफेसर जो होते कि गाय देसी जो गाय है वो दूध नहीं है, इसलिए इसकी प्राथमिकता नहीं। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ें हमारा एग्रीकल्चर का तो उसमें ये बताया जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो राजा महाराजा थे, वो हमारी गाय की नस्लों पे कितना फख्र करते हैं। हमारे देश में 30 नस्लें हैं गाय, जिसमें से गुजरात की गीर है, आपके रीजन की कांकरी है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रीजन की ऑनबोल है, पंजाब में आपने कहा साहिवाल है, हरियाणा में हरियाणवी की एक किस्म है। कहने का मतलब 30 अलग अलग नस्लें हैं भारत में, और हर जो नस्ल है वो लोकेशन स्पेसिफिक है, वो हर एरिया में उसका रोल है। राजस्थान जो आपका नेबरिंग स्टेट है, राजस्थान में गाय बहुत ही खास बात है। हालांकि नाम तो उसका एक गांव से आया है खास बात है, लेकिन मैं उसको दूसरे प्रदेश में देखता हूँ। खार रेगिस्तान है,
खाद पात कर वो गाय तो है, वो सारे का सारा रेगिस्तान पार कर सकती है। आप लोग तो जर्सी गाय रखते हैं, कभी आप उसको 1 किलोमीटर चला के देखिए, आपको समझ आ जाएगा क्या वो गाय 1 किलोमीटर कर सकती है और खाद पात कर पूरा रेगिस्तान क्रॉस कर उसकी कुछ क्वालिटीज है और वो उस एनवायरमेंट के लिए है। केरल में एक और अलग किस्म की नस्ल है गाय की, उसका नाम है बेजू। वो दुनिया की सबसे छोटी गाय है, 1.5 फुट या 2 फुट उसका हाइट होती है। 1.5 फुट और 2 फुट बकरी जितनी या भेड़ जितनी उसकी हाइट होती है और वो दिन में सिर्फ 1.5-2 किलो फीड पे ही उसका निर्वाह होता है। उस नस्ल का मतलब समझने के लिए, लेकिन हमने इन सब चीजों को छोड़ा। हमें बताया गया कि भारत में अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो आपको अमेरिका और यूरोप या ऐसे देशों से ही ये टेक्नोलॉजी या जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो आपको देना। हमने गाय वहां से इम्पोर्ट की, हमने ऐसा प्रोग्राम चलाया देश में, अंदाज हमने प्रोग्राम किया डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। आज रिजल्ट ये है कि 85% जो गाय देश में है वो नॉन डिस्ट्रिक्ट है, उनका पता ही नहीं है कौन सी किस्म। आपने कहा कि बीज तो फिर भी आपके प्रदेश में मिल जाती है, लेकिन बहुत सी नस्लें ऐसी हैं जो लुप्त हो गई हैं और जो है भी वो प्योरब्रीड नहीं। प्योरब्रीड हम समझते हो, प्योरब्रीड नहीं तो क्रॉसब्रीड है, पता चलता है इसमें कौन कौन सी चीज मिलेगी। अक्सर मैं सोचा करता था कि क्या कारण है कि हमारी गाय जो है अनकरप्टिव हो गई है, दूध नहीं देती। ये सामने एक रिपोर्ट आई एफए द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के एफए द्वारा रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था, ये 2 साल पहले की बात है, उसमें कहा गया कि ब्राजील, which is half the world, half the distance from this Indian planet, Brazil has become the biggest exporter of Indian meat so far. जब मैंने पढ़ा मेरा माना था कि गाय तो हमारी है और एक्सपोर्टर बन गया ब्राजील, ये क्या हुआ? जिस गाय ने हमेशा काम किया है वो ब्राजील कैसे उसका बिगेस्ट एक्सपोर्टर हो सकता है? तो जब मैं कुछ महीने पहले वहां गया ब्राजील में, तो उनको मालूम चला कि मैं आया हूं, तो उन्होंने मेरे लिए मिल्क कॉम्पिटिशन किया। उस मिल्क कॉम्पिटिशन में 3 दिन अलग अलग नस्ल की जो गाय थी उन्होंने हिस्सा लिया। 80 मीट्स में उसके पार्टिसिपेट। 3 दिन की जो कॉम्पिटिशन के बाद जब मुझे प्राइज देने थे तो आपको हैरानी होगी जान के, अच्छा मिलेगा जान के कि जो गाय पहले नंबर पर आई 48.8 लीटर दूध दिया एवरेज दिन का, वो 3 दिन गुजार दी। तो दूसरे नंबर पर गाय आई, उसने 45 लीटर दूध दिया और वो भी 3 दिन गुजार दी। गाय तीसरे नंबर पर आई, वो 42 लीटर उसने दूध दिया और वो कांग्रेस की आगे गई। वो जर्सी थी 41 लीटर। और जो पहले नंबर पे जो बेटा थे, जब वो मेरे से नाम लेके आए तो उन्होंने मेरे से बात की, वो बात में कभी नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे पूछा, सर आई अंडरस्टैंड दिस काउ कम्स फ्रॉम इंडिया, यानी ये जो गाय है ये आपके देश से आती है। सर मुझे ये बताइए कि हैव आई रीच्ड द परफॉर्मेंस इन इंडिया, मैंने अपनी गाय का दूध का जो पैदावार है इंडिया के लेवल को अचीव किया कि नहीं किया, कि मुझे और कुछ करने की जरूरत है। मुझे इतनी शर्म आई उसको बोलते हुए कि हमको अपनी गाय की हमेशा जिंदगी होती है, हमें तो इतनी ईद जो है गाय की नहीं देनी और हमें आपसे सीखना है, आपको हमसे नहीं। और अब यह हालात है कि वही गाय उसने 48.8 लीटर दूध दिया था, मैंने उसमें लिखा भी है, वो गाय का जो रिकॉर्ड है वो अब 62.5 लीटर। अकेली गाय
अपने लिए कुछ और, प्रदेश के लिए कुछ, कम से कम यहाँ पर कोशिश हो रही है कि भाई ये हो गया एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट करना है। उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि अगर हम जब बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी जीडीपी में इजाफा होता है, और ये सिर्फ गाय या किसी भी टेक्नोलॉजी तक नहीं है, इसको हम और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? तो कोई डेवलपमेंट का जो रास्ता है वाला कहीं व्यवहार या कहीं और चल गया, ऐसा नहीं, सुरक्षित या सोचे समझे कार्यक्रम के माध्यम से ये चल रहा है। याद होगा आपको हमारी जनरेशन में, आप जो सब पहले है, हमें तो मालूम है कि ये स्मार्टफोन तीन हुआ, आप इंटरनेट कहते हैं स्मार्टफोन जो है अभी हम लोगों को सबको याद है, लेकिन आप याद होगा जब हम बच्चे थे तो बारिश होती थी तो स्मार्टफोन आपके घर में उसके हम बच्चे बहुत खेला करते थे। आज तो कोई नसीब नहीं, बारिश होती है आपको स्मार्टफोन चल दिया, क्या हुआ कि हमारी जमीन से स्मार्टफोन कर जब क्रांति शुरू हुई स्टूडेंट का, तो हमारी जमीन में तो स्मार्टफोन सदियों से आया, और स्मार्टफोन इज नोन एज मेजर सीजन, वो जमीन में मिट्टी को ऊपर नीचे करता है। ये प्लेटफॉर्म अपनी लाइफ स्पैन में, भास्कर साहब ने कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म अपनी लाइफ स्पैन में 6 टन मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, वो देखिए। लेकिन जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर डालने शुरू किए तो पहले जो लॉस हुआ, जो दिखता था हमसे, वो था। तो मैंने कई बार अपने साइंटिस्टों को, प्रोफेसर जो हमारे होते हैं, पूछता था कि सर अल्फॉर्म मर गया, जैसे कुछ करना चाहिए, और कटो मिलाओ, हमें पैदावार करनी है, तो मैं केमिकल फर्टिलाइजर डाला। कभी जवाब नहीं मिला कि भाई इसको बचाया जाए, हमको अल्फॉर्म का रोग है, और जो सदियों से था नहीं, तो हमने अपने अल्फॉर्म को कर 40 साल बाद हरित क्रांति के, तब हमें समझ आया कि नहीं इसका रोग था, तो हमने वर्मी कंपोस्ट शुरू की। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? वर्मी कंपोस्ट, वो हमने शुरू की, और आज हम उसकी इंडस्ट्री बना चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करने वाली एक फर्म होती है, वापस सप्लाई करती है। पहले आपने वर्मी को खत्म किया, फिर आपने एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उसको जो किसानों को ये करता है। मैंने कोई सवाल किया कि अल्फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट था सॉइल्स के लिए, हमारे साइंटिस्ट क्यों भूल गए कि अल्फॉर्म जो है हमारे सॉइल में कुछ कर सकता है, तो 40 साल बाद नहीं कर रहा है। तो मैंने अध्ययन किया, परिजन किसी से बात करो, साइंटिस्ट से बात करने को तैयार नहीं है, अल्फॉर्म की डूब भी नहीं है, पैदावार उठानी, तो पैदावार तो अल्फॉर्म के साथ कर सकते हैं। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो 4 घंटे के अंदर सॉइल का पीएच लेवल इतने एसिडिक हो जाती है सॉइल कि वो अल्फॉर्म को बना यह मालूम, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये किया करते गए। मेरे आगे अब कोई जब 2-3 साल पहले मैंने रॉयटर्स की न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी, उसमें ये लिखा था कि अमेरिका ने 3-4 साल पहले अल्फॉर्म को इंपोर्ट किया अफ्रीका से अपनी खेती को ठीक करने के लिए। वो अल्फॉर्म उनके एनवायरमेंट में फिट नहीं हुआ तो न्यूसेंस हो गया, यानी उन्होंने बात कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका जो एनवायरमेंट है उसमें सॉइल में इतना वहां बर्फ पड़ती है, ठंडा है, तो उसमें सॉइल का टेम्परेचर जो है वो 6 महीने कम से कम -20 -30 पे चला जाता है, उसका अल्फॉर्म इस वजह, और 6 महीने के बाद बर्फ लगती है उसका अल्फॉर्म इस वजह से। तो अगर आप सिर्फ नेचुरल पाथ को छोड़ दें जहां पर अल्फॉर्म होता है, बड़ा अल्फॉर्म होता है, उनके एग्रीकल्चर सॉइल्स में अल्फॉर्म नहीं होता, तभी उन्होंने अफ्रीका से वो इंपोर्ट किया, तो हेडेक बन गया, उसके ऊपर उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर और टैक्स पे खत्म करने के लिए तब मुझे समझ आया कि भारत के हमारे साइंटिस्टों ने अल्फॉर्म की क्यों बदल दी। क्यों? क्योंकि अमेरिकन साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि अल्फॉर्म की सॉइल है, क्योंकि अमेरिकन साइंटिस्ट ने नहीं कदर की तो हमारे साइंटिस्टों ने नहीं कदर। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों करूं? जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, तो 50 से ज्यादा होगी, 54 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास। और पंतनगर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो पंतनगर में बनी, और वो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में बनी। वो जो यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद जो बाकी यूनिवर्सिटी बनी है, वो सब अमेरिका में लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के तहत बनी। मतलब लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ एजुकेशन अमेरिका में था,
किताबें भी कोई पढ़नी है आपको, आपके कोर्सेज भी कोई है, इकोनॉमी मानो मतलब जो भी जिसके मेरे में आए। और हैरानी की बात है पायलट साहब कि मुझे याद है कि वो किताबें जो है वो भी अमेरिका से आए, मेरी स्टूडेंट था उसी में से पढ़ा। एक सॉइल साइंस की मैं किताब का जिक्र कर रहा था। सॉइल साइंस की किताब थी बाई फास्टमैन एंड बेडी, बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। वो जो किताब थी वो अमेरिकन सॉइल से लिखी गई, और अमेरिकन सॉइल और इंडियन सॉइल से बहुत फर्क है। ट्रॉपिकल कंट्री है, वो टेम्परेट कंट्री है। इसमें आपसे कहा उनके सॉइल में केंचुआ नहीं होता, हमारे यहाँ केंचुआ होता है, मतलब कहने का इकोलॉजी हमारी सॉइल की डिफरेंट है। लेकिन हमने अपने स्टूडेंट्स को वही बताया। हुआ क्या है, जब मैं स्टूडेंट था तो सॉइल साइंस वाली फास्टमैन एंड बेडी आया करती थी किताब। अब इतने साल 30 साल तो हो चुके हैं मुझे छोड़े हुए भाई, 30 साल के अंदर कोई चेंज नहीं आया। वो जो किताब है उसका इंडियन एडिशन अब आता है, अब उसमें से एक बन चुका है, तो पता नहीं मुझे एक सॉइल साइंस बाई सिर्फ बेडी रह गई है, फास्टमैन चले गए या जो भी हुआ। अगर हम अपने बच्चों की या अपने रिसर्चर्स की या अपने साइंटिस्ट की प्रोग्रामिंग की गलत कर देंगे तो सारा कुछ उत्तर होता है। और वही बात हमारे साइंटिस्टों की जनरली हमारी सोच ये है कि इन इंडिया एग्रीकल्चर इज सबस्टैंडर्ड बैकवर्ड कंडीशन। अगर आपने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है भारत में तो अमेरिका को देखिए ही होगा, और यही हमारे देश में कोई देश ने प्रॉब्लम बताया तो हम देखते हैं अमेरिका में सोल्यूशन क्या है। हम ये भी देखते हैं कि आपके देश में क्या इसका सोल्यूशन है, या पंजाब के किधर आपने क्या सोल्यूशन है। हम सब ये मानते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो अमेरिका में है या यूरोप में है, वहीं से हम बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है? और यही नीति है, मैंने आपको केजुआ कहा और आपसे मैंने एग्जाम्पल दिया गाय का, ये सिर्फ यही नसीब नहीं है। अगर आप देखें बकरियां, भारत में बकरियों की कितनी नस्लें हैं, उसको बकरियां मानी हुई है दुनिया में, सरकारवादी भी मिलती है, वादी मिलती है। और हमने बाहर से बकरी लाए, हमारे अपनी बकरियों को शर्माया, हमने क्रॉस ब्रीड किया अपनी बकरियां। भेड़ों की हमारी तकरीबन 15-16 नस्लें हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया से हम मेरिनो लेकर आए और हमने कहा इसकी ऊन की पैदावार बढ़नी चाहिए, हमने क्रॉस ब्रीड किया हमारे अपने नस्लें। ऊन रेगिस्तान में हम पाया जाता है, उसके हमें शर्म आती है, हम कहते हैं कि हम मिडिल ईस्ट से ऊन लेकर आएंगे, उससे हम क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं अपने ऊन की नस्ल बनाने। घोड़े, हमें घोड़ों से भी शर्म आती है, हम घोड़े बाहर से ला रहे हैं, रशिया से उसको क्रॉस कर रहे हैं हमारे घोड़े के। खरगोश जो उससे छोटा होता है, खरगोश में क्या दिक्कत है, तो दिक्कत है, लेकिन खरगोश भी हम जर्मनी से ला रहे हैं, अपने खरगोश को क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं ताकि खरगोश भी हमारा यूज हो जाए। और तो और इस देश में हमें अपने गधे पर भी चलना है। हम गधा भी बात से ला रहे हैं इराक और ईरान से, उनको लाके क्रॉस कर रहे हैं ताकि हमारे गधे भी यूज कर सकें। ये हमारी मानसिकता में है कि हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सब कुछ बाहर है और हम इसमें लगे हुए हैं, बाहर फ्यूचर ढूंढने में लगे। और यही एक कारण है कि हमारी सारी खेती की जो तबाही लागत देख रहे हैं, उसका मुद्दा कारण ये है कि हमने अपने पिछवाड़े में नहीं झांका, हमने अमेरिका की खेती को देखने की कोशिश की कि ये खेती कैसे हो सकती। और उसका दर्द ये हुआ कि हमारे देश में, आप सब जानते हैं, अभी कृषि मंत्री ने किसी कहा था पार्लियामेंट में कि पिछले 15 सालों में 2,90,493 किसान, 2,90,000 लोग से ज्यादा लोग मर जाए और किसी की आंख में दूध न देंगे तो कुछ तो करना है। और उसके अलावा 40% किसान ऐसे हैं जो खेती छोड़ना चाहते हैं अगर उनको कोई विकल्प मिले। देखिए कोई बात है, कोई वजह है आपको कि आपके ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई है कि आप खेती से निकलिए, ये कोशिश हो रही है कि आप खेती से निकलिए तभी आपकी जीडीपी बढ़ेगी। जितनी देर आप ये बोझ रखेंगे आपकी इकोनॉमी को, इसको बोझ ना रहे। अब हमें देखना है सोसाइटी की क्या रास्ता ठीक है, मेरे गलत है कि हमें गाइड की जरूरत को फॉलो करना। मेरा मानना है कि हम सबको कहीं ना कहीं इस बात पे गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और अपने अपने स्तर पर जो हम कर सकते हैं वो करना पड़ेगा, ताकि हम इस तरह वापस देश का जो सोच है उसको वापस देख रहे हैं। और एक्सटर्नल इनपुट्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हाइब्रिड सीड्स, अगर आप ये खरीदोगे तो मैंने पहले कहा कि आप कार खरीदने में जीडीपी बढ़ती है, तो जब आप ये चीजें
हमारी कोशिश रहती है कि आप ये सब कुछ खरीदो, तभी आपकी GDP बढ़ेगी। एक बात। दूसरी बात है कि जब आप ये सारा कुछ खरीद कर जमीन में डालोगे, जमीन से आप पैदा करोगे, तो अगर जमीन की उपजाऊ शक्ति या जमीन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो गड़बड़ाहट होती है, तो आपकी भी होती है। किसी ने कहा था वी आर व्हाट वी ईट। अगर हम गलत खाना खाएंगे तो हमारी सेहत पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब कोशिश दुनिया की ये हो रही है कि ये जितना दुष्प्रभाव पड़े उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब देखिए कैसे फूड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें फूड प्रोसेसिंग की कोका कोला मतलब ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। जब आप कोका कोला पीते हैं, आप एक बोतल खाते हैं तो GDP कहता है, लेकिन जब आप कोका कोला पीते हैं आपको सबको मालूम है, आप बाकी कुछ चीजों सुनते आ रहे हैं। कोका कोला जब आप पीते हैं तो आपके सेहत से खिलवाड़ होता है, आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उसने क्या होती है आपने सुना है। अगर आप 2 घंटे ये जो 200 घंटे की जो सीरीज में सुनेंगे तो उन्होंने कहा है, आपको बताया कि कौन सी बीमारियां आपको गोबर कैसी ये जानते हुए भी सरकारें क्यों गोबर कैसी को बंद नहीं, क्यों? क्योंकि उससे 2 दिन पहले आपने खबर देखी होगी कि भारत के 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार होती है। जितना मोटापा बढ़ेगा उतनी GDP बढ़ेगी। कैसे कैसे बढ़ेगी? देखिए पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फूड हैबिट चेंज कर दी। फूड हैबिट चेंज करने का है, आज भी कहा जाता है, मैं एक दो उदाहरण दूंगा सारा नहीं दे सकता, कि लोगों के पास समय नहीं है घर में खाना बनाने के लिए। या सुनते हैं भारत में कहा जाता है कि 98 हमारे देश में सिर्फ 2% फूड जो है वो प्रोसेस होता है, 98% नहीं होता। तो कितनी बड़ी मार्केट शब्द है मार्केट। मेरा ये मानना है कि देश में 100% प्रोसेस होता है फूड। ये अलग बात है कि वो घर के लेवल पे होता है, वो इंडस्ट्री के लेवल पे अमेरिका के लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे होता है। अगर आपको जो भी लेना है वो बाहर से लाकर खरीद के लाते हो, घर पे आकर उसको गर्म करते हो या ओवन में रखते हो, जो भी करते हो आप बाहर से लाते हो, उससे GDP बढ़ती है। भारत में क्योंकि 98% नहीं हो रहा है तो वो इंडस्ट्री का जोर है कि सब ये सबको गया। मुझे बताइए आजकल मैं देखता हूँ दाल मखनी भी पैक होती है। आप कितने लोग दाल मखनी कभी पैक खाते थे? आजकल तो पराठे भी आते हैं रेडी में, आप उस पराठे को लीजिए, खाइए, बनाइए। कहा जाता है कि आप घर में समय नहीं है महिला और पुरुष के पास, तो इसलिए पराठे आप रेडी में लाएंगे। अब तो चपातियां भी रेडी में ला रही है, सब कुछ रेडी में ला रहा है। क्यों? क्योंकि एक डिप्रेशन में जा रहा है कि साहब आपके पास समय नहीं है। ये अलग बात है कि आप हर हफ्ते, मुझे समझ में आता है कि IPL मैच या क्रिकेट मैच कितने होते हैं देश में, हाँ जी, और उसके लिए हमारे पास समय है, हम रात रात बैठे हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए समय नहीं है, ये कहा जाता है। और ये सब बात है, एक तरह की खाना बनाने की फैशन भी बन गया कि साहब खाने के लिए समय नहीं है, आप बाहर से लाइए, मैगी नूडल्स हो गया जो भी हो वो लाइए और उसको बनाइए, हम करते हैं। जब हम ये करते हैं तो बेसिकली वो इंडस्ट्री ग्रो होती है। वो इंडस्ट्री जब ग्रो होती है तो GDP में इजाफा होता है, बढ़ती है। जब आप उसको खाते हैं तो आप बीमार होते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं बीमार नहीं होते, मैं तो लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 65 से ऊपर चला गया भारत का, कहाँ 45 साल कहाँ 65 हो गया, क्योंकि लाइफ स्पैन बढ़ गया। एक डॉक्टर ने कितने बड़ी अच्छी बात की है, वो कहता है कि वी हैव लर्न्ड द आर्ट ऑफ कीपिंग ए सिक पॉपुलेशन अलाइव। अब सोचिए इस बात, अगर आप अपने परिवार में देखिए, आपके परिवार में मैं दावे से कह सकता हूं कि 98% लोग या 90% या 70% जो भी होगा वो सब दवाइयों के लिए होगा। आजकल बच्चा पैदा होता है तो डायबिटीज होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो और बीमारी होती है। सारी जिंदगी को उस केमिकल से, उस पेस्टिसाइड पे, मेडिसिन से तो डॉक्टर ने कहा कि वी हैव लर्न्ड द आर्ट ऑफ कीपिंग ए सिक पॉपुलेशन अलाइव। तो उससे क्या होता है, जब आपने फूड कंटेमिनेटेड खाया तो आपकी बीमारियां बढ़ी, जब आपकी बीमारियां बढ़ी तो आपको दवाइयां भी चाहिए, आपको
खराब रखा जाए, खिलवाड़ किया जाए, आपकी हेल्थ भी खराब होगी, आपकी जीडी भी बढ़ जाएगी। जब हेल्थ बढ़ेगी, आपकी मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, तो इंश्योरेंस सेक्टर के साथ बढ़ना। तो कितने तीन चीजें हैं, फूड खराब करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो करती है, और ये तीनों जब ग्रो करती है तो दुनिया की जीडीपी बढ़ती है। बढ़िया दिख रहा है। तो बेसिकली जो है वो ये फूड को करते हैं। तो क्या किया है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, आपको हैरानी होगी जानते कि वो फूड इंडस्ट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। $2 बिलियन अमेरिका में इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने फूड के स्टॉक्स में किया, और फूड में क्यों किया, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो, लेकिन वो फूड में इसलिए किया जितना आप खराब करोगे उतना हम ला सकते हैं। और ये प्रेसिडेंट ओबामा की जो मैडम है, मिशेल ओबामा को भी समझ आया, क्योंकि अमेरिका में चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बढ़ गई, चाइल्ड बच्चों का मोटापा बहुत बढ़ गया। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट साहब पावर में आए तो उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया कि हम ये जितनी भी बच्चों के लिए जो ये फूड्स हैं, फास्ट फूड तो नहीं है, जो है इसमें चीनी बहुत होती है, जैसे मोटापा होता है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको बाहर निकालें। तो उनका वहां कैंपेन कर रहा है कि उनको देश से बाहर निकाला जाए या उनको बंद किया जाए। वो कंपनियां क्या करें, तो उन्होंने भारत का रास्ता दिखा, क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन है, जिसमें आप जो भी डालेंगे टेक्नोलॉजी के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो वही कंपनियां जो अमेरिका से निकाली जा रही है वो भारत में आ रही है, हमारे ड्रिंक स्टार उसका प्रचार कर रहे हैं, और वही कंपनियां भारत में आ रही है। और यहाँ पर ओबेसिटी जो अपने कर्म से उबाल में पड़ा जो करनी है, वहां कम हो रही है, हमारे यहाँ ओबेसिटी बढ़ रही है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये बड़ा कैसी प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आनी चाहिए, इसमें आना है किसी को नहीं मालूम और ना ही जानना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आती है, आपकी मोटापा बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं, वो कहते हैं इससे और इंडस्ट्री आएगी, कंपनी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करती ग्रो। आप समझते हैं? तो ये जो दुनिया का जो ये खेल हो रहा है, इसको क्या हम बदल सकते हैं, क्या हम इसको कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हम सरकारों को मत सोचे हर चीज हम अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत से लोग जो इस वीडियो को सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, वो अपने ही लेवल पर कुछ ना कुछ खेती ला रहे होंगे, ये मेरा मानना है। ये सब हमें उसके साथ कहा जाता है कि साहब ये जो किसान जो मर रहे हैं, ये इसलिए मर रहे हैं क्योंकि इनको खेती करने नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि इनको खेती करने नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सदियों से खेती करते आए हैं, आप कहते हैं उनको खेती करनी है, तो खेती करनी है आपकी किसको? तो कहते हैं सब अमेरिकन किसान को खेती करनी है और यूरोपियन को भी आती है। अब देखिए इसका भी हमारे देश में कहा जाता है कि अगर इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड अगर हमारे किसान को सर्वाइव करना है, आत्महत्या के दौर से निकलना है, तो उसको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पैदावार उसको बढ़ानी है। अगर वो पैदावार नहीं बढ़ाता है तो सुसाइड करे, आत्महत्या करे। क्यों? अमेरिका का जो किसान है उसकी पैदावार कितनी है तो देखिए, और इसलिए वो जीवित है क्योंकि उसकी पैदावार बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए आप धान की बात करें, धान में पैडी के राइस जो भी आप देखें, अमेरिका के जो किसान की औसतन एवरेज है प्रोडक्टिविटी वो 7 टन पर है, हमारे देश में 3 टन पर है। तो कहा जाता है कि जब तक हमारा किसान 3 टन से लेकर 7 टन तक पैदावार नहीं बढ़ाएगा तो उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं। और जब तक 7 टन पे नहीं करेगा तो हमारे दुनिया में हम एक्सपोर्ट का जो कंट्रोल है, एक्सपोर्ट का जो शेयर है हमारा, वो भी नहीं। और जब भी आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाए तो वहां पर ये सारे साइंटिस्ट हो या जो डेलीगेट्स होते हैं, देखा तो सब इस बात को एग्री करते हैं। प्रथम जो वर्ल्ड फूड एंड फार्मिंग कांग्रेस हुई इंग्लैंड में, जिसमें कि सारी इंडस्ट्री आई, मुझे बुलाया, वहां भी यही बात रखी गई कि जब तक इंडिया में किसान इस लेवल पे नहीं आएंगे अमेरिका के, वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो सकते। मैंने उनको चैलेंज किया, मेरा चैलेंज करने का जो सोच थी वो आपके सामने है। अमेरिका का किसान धान का 7 टन प्रति हेक्टेयर का
हाल तक थाईलैंड इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। थाईलैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो भारत से भी कम है, 2.8 पे है, हमारी 3 है, यानी इसका मतलब प्रोडक्टिविटी के अंदर भी एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं कि 7 टन वाला किसान जो है इकोनॉमिक के बराबर है, 3 टन वाला जो है उसको अर्थव्यवस्था करनी है। अमेरिका में टोटल जो राइस होता है उसका जो आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ मनी $1.2 बिलियन का राइस होता है टोटल प्रोडक्शन। अमेरिकन किसान को सर्वाइव करने के लिए उस पर नहीं डिपेंड कर सकता, उसको सर्वाइव करने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है प्राइवेट में, और कितनी इनकम है वो 1.4 बिलियन। To produce a crop of $1.2 billion, America is giving $1.4 billion to its farmers, rice farmers. वो पैदावार करके नहीं है वो किसान जीवित, उसकी जीवित रहती सरकार उसको डायरेक्ट देती है। हमारे देश में अगर 3 टन से वो 7 टन नहीं कर सकता किसान, उसको डायरेक्ट कौन देगा? हमारा किसान को आप बोलते हैं तो और ज्यादा करेगा जब ये 7 टन। कपास की बात है, आपका प्रदेश तो कपास में बहुत अच्छा, कपास के अमेरिका में सिर्फ 20,000 कपास के किसान जो किसान कपास पैदा होते हैं। मैंने 2005 में गठन किया, मैं आश्चर्य टोटल कपास की जो प्रोडक्शन है अमेरिका की वो $3.9 बिलियन की होती है, यानी टोटल कपास की प्रोडक्शन 3.9 बिलियन। लेकिन उनके किसान जीवित रह सकते, 20,000 किसान है, उनको सर्वाइव करने के लिए या उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ सब्सिडी ऑफ $4.7 बिलियन। $4.7 बिलियन टू प्रोड्यूस अ क्रॉप ऑफ 3.9 बिलियन, और उसके बाद $180 बिलियन इंडस्ट्री को देती है टू बाय द सब्सिडाइज्ड क्रॉप। उससे क्या होता है कि दुनिया की जो कीमतें हैं कॉटन की 42% ड्रॉप होता है इंटरनेशनल प्राइस में। उसके कारण से गुजरात का किसान, विदर्भ का किसान इस प्राइस को क्या कहते हैं कि इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, ये नहीं तो खेती में आती है, पर ये इनको कोई डायरेक्ट इनकम सपोर्ट सब्सिडी देने वाला नहीं है, ये चाहे ये बनने की बात है। ब्राजील ने अमेरिका के ऊपर WTO में केस कर दिया कि आपकी कॉटन की सब्सिडी जो है बहुत महंगा है, उससे हमारा नुकसान। ब्राजील को केस हार गया, डिस्प्यूट कर, जब हार गया तो अमेरिका को प्रॉब्लम आ गई, उनको या तो अपनी सब्सिडीज काम करनी थी या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूटीज लगाएगा ब्राजील। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका रास्ता ढूंढ लिया, अपनी सब्सिडीज नहीं काम की, उन्होंने ब्राजील को $147 मिलियन की सब्सिडी दे दी, यानी बैंकिंग कर दिया उनको, ताकि रिश्वत दे दी ताकि वो भी खुश हो जाए सब्सिडी दे। तो अमेरिका 40 करोड़ को ब्राजील में $147 मिलियन की सब्सिडी देता है हर साल, ताकि वो अपना नुकसान करे। ये जो सारी खेल हो रही है, जब तक हम इसको नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमें नहीं समझ आएगा कि ये क्यों गड़बड़ हो रहा है, तो हमारे किसान आत्महत्या करते हैं और अमेरिका के किसान जो है वो क्रूज पे जाते हैं। अगर आपने 20,000 किसानों को इनकम जो मैंने कहा कि $4.7 बिलियन उनको देती है, $4.7 बिलियन उनको देते हैं, अगर आप रोजाना के औसतन करेंगे, मेरा प्रेडिक्शन कभी नहीं होगा, $12 मिलियन उनको रोजाना मिलते हैं सिर्फ 20,000। आप बताइए चले बल्कि मैं तो चाहूंगा भारत का हर किसान चलेगा कि अमेरिका में कपास की खेती होगी। ये कहना कि हमारे किसान को खेती में आती है, ये सारा इस तरह का बराबर बनाया जाता है ताकि हमारे इसके नीचे में मिल जाए कि हमारे किसान के पास है ये जो सारा खेल हो रहा है, इसकी कोशिश ये हो रही है कि ये सारे सब्सिडीज के चक्कर में आप एक ऐसी दुनिया बना लें जो कि बिल्कुल प्रोडक्टिव रहे एग्रीकल्चर की, जो दुनिया के एग्रीकल्चर को डिसाइड करे। उसके लिए हम सीधा एक मैं हर बार दान देता हूँ, आपसे भी शेयर करता हूँ कि दुनिया में ये कहा जाता है कि जब ग्लोबलाइजेशन आएगी तो हमारा किसान जो है वो बाहर के किसानों से कम्पीट करेगा, और डॉलर जब बाहर हमारा मटेरियल जाएगा तो डॉलर में कमाएगा और हमारा किसान सफल होगा। बहुत साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा इकोलॉजिस्ट मैगजीन में इंग्लैंड में, और मुझे भी मालूम था जब मैंने देखा कि वो एक शिका द इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड,
दूध देने जाती है, मशीनों से दूध निकाला जाता है, तो गाय दूध देने जाती है तो गाय की जरूरत है कि वो उसको फीड चाहिए, उसमें आप नौकरी में दूध देती है। वहां पर अगर आप कभी जाए उसमें अमेरिका और यूरोप के डेयरी फार्म को देखें तो गाय के घर में पटा होता है, अब उस पटे पे एक कंप्यूटर चिप करते हैं। जब वो गाय दीवार में छेद है उसमें मुंह डालती है तो वो ना कंप्यूटर चिप है उसके गले पे, वो दीवार में जो कंप्यूटर चिप है उससे मैच करता है और उससे पता चलता है कि गाय का बॉडी वेट कितना है, उसको कितने फीड चाहिए, उसमें कितने प्रोटीन चाहिए, और उतना ही निकल गया। यानी काउ इज द मोस्ट फूड सिक्योर एनिमल ऑन अर्थ। दुनिया में सारा जो है रखरखाव वो गाय जो है उसकी खाद्य सुरक्षा ठीक रहे उसके लिए। और ये आप जानते हैं कि हमारे देश में 32 करोड़ लोग जो है रोजाना भूखे पेट सोते हैं, और ये यहाँ खत्म हो। अगर आप गाय को देखिए, आप जानते हैं वो गाय हिलती नहीं है, उसी उसमें इंक्लोजन में रहती है, उनको चलाया नहीं जाता बाहर की तरफ से एनर्जी वेस्ट होती है। वो गाय को जो खिलाया जाता है, अगर हम उसको देखें कितने उसमें एरिया में उसको ग्रो करना पड़ेगा, तो एक गाय को तकरीबन 8 से 10 हेक्टेयर जमीन चाहिए, यानी 20 से 25 एकड़ जमीन उसमें उसका जो प्रोड्यूस है वो एक गाय को फीड करने के लिए करना है। इसका मतलब ये हो गया हमारे देश में कम से कम 10 परिवार 25 एकड़ में रह सकते हैं, रहते नहीं है, और वहां पर एक गाय के लिए आपको इतना रकबा देना पड़ता है जो रिक्वायरमेंट है। और ये योजनाएं यहाँ भी करती हैं, रोजाना गाय को अमेरिका में 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है रोजाना गाय। हमारे देश में अर्जुन गुप्ता कमेटी रिपोर्ट कहती है कि औसतन 77% पॉपुलेशन हमारी है, 84 करोड़ लोग जो है उनकी रोजाना खर्चने की क्षमता 20 रुपए से ज्यादा है। गाय को 200 रुपए, तो हमारे देश में 80% या 77% पॉपुलेशन 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। इतनी सब्सिडी वहां गाय को मिलती है कि एवरी काउ कैन ट्रेवल अराउंड द ग्लोब इन बिजनेस क्लास। उससे क्या होता है कि वहां का दूध सस्ता हो जाता है, आपको तो दूध भी पैदा करना नहीं आता, तो दूध भी वहां से आता है, जीडीपी बढ़ गई। आपका तो आपको क्योंकि आपको तो फोर्स करके होना कि आप गिरेंगे तो जीडीपी कितना बढ़िया डेवलपमेंट का सिस्टम। तो ये जो सारा के जो निजाम एक तरह से भुला जाता है, हमें समझने की जरूरत क्या होगा, और इसका समझने का एक रास्ता एक मैंने आपको बताया कि हम समझें ये क्या हो रहा है, मैंने बताया टेक्नोलॉजी कैसे है, कैसे उन्होंने हमारे लिए एजुकेशन को लिया, एजुकेशन के बाद उन्होंने कैसे ये जो नए नए डेवलपमेंट्स किए जो सब्सिडी के साथ जुड़े हुए हैं, कृषि विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे गाय के जो है, और हमने उसको एक्सेप्ट किया। हमारे जो विद्वान है वो ये जो अमेरिका कहता है वो उसी भाषा में बोलते हैं, साइंटिस्ट नहीं कि बारे में बारे में। अब देखिए कहा जाता है कि साहब देश में अनाज सड़ रहा है, आप देखते हैं टिकट को, ये भी कहा जाता है कि साहब देश में किसान जो है वो इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि उसको उचित दाम नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि मिडिलमैन आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वो है जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, तो एक बच्चा भागता जा रहा है, वो मिट्टी में गिरती है, आपको मां उसको कहते हो भागे, कोई बात नहीं बेटा, सर फ्रैक्चर है। तो ये एफडीएम विधेयक जो है ये सर फ्रैक्चर, वो कहते हैं इससे जो अनाज सड़ रहा है वो भी हो जाएगा, किसान को मिडिलमैन नहीं करना हो जाएगा, किसान की आय भी बढ़ जाएगी, कंज्यूमर का भी फायदा होगा, और ये मान के हम सब चलते हैं कि एफडीएम आ जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी देश। प्रधानमंत्री जो है उसको लॉ करके कहते हैं ये कहा जाता है कि साथ बड़ी बड़ी जो कंपनियां वॉलमार्ट, टेस्को, सेफ्री, ये जब कंपनियां भारत में आएंगी तो मिडिलमैन खत्म है। मिडिलमैन की परिभाषा क्या है? मिडिलमैन इज समबडी बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ठीक है, वॉलमार्ट क्या कंज्यूमर है? अरे वॉलमार्ट में तो मिडिलमैन है, उसने क्या किया? उसने छोटे मिडिलमैन खा लिए, बड़ी मछली छोटी मछली निकल जाती है, तो बड़ी मछली का
पूरे हो। 50 साल में क्योंकि वो कंपनी जाके किसानों से खरीदती है तो किसानों की इनकम तो बढ़ी है, ठीक है, कानून की बात सही है तो इनकम बढ़ी नहीं। तो ये क्या कारण है कि अमेरिकन सरकार अगर इनकम बढ़ रही है तो अमेरिकन सरकार पे क्यों क्या दबाव है कि किसानों को सीधी डायरेक्ट इनकम यानी उनको इनकम सरकार के पैसे से बाहर निकल गई है। 2005 साल का एक बजट आता है सुकन्या फूड बिल, 2008 में लास्ट फूड बिल आया था, उसमें $307 बिलियन की सब्सिडीज एग्रीकल्चर में दी गई थी। बहुत सारी उसमें से डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की पास के किसानों को, धान के किसानों को जो करनी है। तो किसान इसलिए उनकी ज्यादा इनकम इसलिए लेंगे क्योंकि वहां वॉलमार्ट है। किसानों की इनकम वहां ज्यादा इसलिए कि सरकार उनको आय देती है, एक इनकम फिक्स देती है इसलिए। और हमारा अध्ययन करता है इंडिया मीडिया का क्या कहना है, वो कहता है कि अगर ये सब्सिडी निकाल दीजिए अमेरिका में, जिसको WTO के लैंग्वेज में कहते हैं ग्रीन बॉक्स, इन सब्सिडीज को निकाल दीजिए तो अमेरिकन एग्रीकल्चर क्रैश करेगा। पिछले 50 साल में अगर किसानों की इनकम बढ़ती तो आप मानेंगे कि किसानों की जनसंख्या जो है, नंबर जो है वो कम नहीं होगा, कम से कम स्टेबल करता। आज अमेरिका में सिर्फ 7 लाख किसान रहेंगे, 36 करोड़ जनसंख्या है, उसमें सिर्फ 7 लाख किसान रहेंगे। और कंपनियां जो है वहां की खेती करती हैं। जब हम किसान की बात करते हैं तो हम छोटे मध्यम किसान की बात करते हैं। जब वो किसान की बात करते हैं तो वो कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं, जिससे जीडीपी करते हैं। और हमारे को यह कहता है कि एफडीआई के लाने का तो सब किसान किया करेगी। एक अध्ययन अमेरिका का एक अध्ययन है जो बताता है कि 1950 से पहले जब अमेरिकन किसान मार्केट में अपना माल बेचने जाता था, अपनी प्रोड्यूस बेचने जाता था, तो $1 के प्रति उसको 70 सेंट्स प्रॉफिट होता था, यानी 70% was his profit। 2005 में वो प्रॉफिट, अगर वॉलमार्ट है, मिडलमैन खत्म हो गए तो प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए था, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वो कम होकर 4% पे आ गया। 70% से 2005 में वो कम होकर 4% पे आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिडलमैन कम नहीं हुए, मिडलमैन एक्चुअली बढ़ गए। सिर्फ फर्क ये पड़ा कि पहले मिडलमैन मेरे जैसे करते थे, धोती कुर्ता पहनने वाले, अब मिडलमैन जो है वो सूट और टाई पहन के आते हैं। और वो कौन है? क्वालिटी कंट्रोलर, स्टैंडर्डाइजर, सर्टिफिकेशन एजेंसीज, प्रोसेसर, ये सब लोग मिलकर मिडलमैन है जो किसान की इनकम को बढ़ाते हैं। अगर ये वहां पर हट जाते हैं किसान की इनकम, तो आप मानेंगे हमारे देश में तो बाहर करने को कोई नहीं आता। तो हमारे देश में क्या किसानों को उससे पैदा होगा? प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब राष्ट्रपति ओबामा भारत में आते हैं तो प्रधानमंत्री को बोलते हैं, जवाब डालते हैं कि साहब ये वॉलमार्ट को लाइए। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति ओबामा को ये पता है कि अमेरिका के हित में क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये पता है कि अमेरिका के हित में क्या है। उनको ये पता है कि भारत के हित में क्या है, उनको ये पता है कि अमेरिका के हित में क्या है। तो सारी नीतियां हमारे देश में वो आ रही है जो अमेरिका को बेनिफिट करे। और ये हमें सोचना है कि जो एफडीआई आएगा तो जो हमें कहा जाता है किसानों को पैदा होगा विकल्प, जब वहां भी हुए, यूरोप की बात है, ये तो मैंने अमेरिका की बात है। यूरोप में टेस्को है, सेन्सबरी है, ये सब कंपनियां वहां है, मेट्रो भी है। इन सब कंपनियों में होने के बावजूद भी आपको हैरानी होगी कि सब्सिडी के साथ में होने के बावजूद यूरोप में हर मिनट में एक किसान खेती छोड़ने वाला। जो 1996 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत में 40 करोड़ लोग जो है वो खेती से बेदखल करके अपने शहरों में डाले हैं, वो वहां हो चुका, अब यहाँ करने के लिए तो नीतियां सारी, अगर आप इसको लैंड एक्विजिशन, ये जो SEZ और ये सब बन रहे हैं, अगर आप इनको देखें तो ये पूरी एक सोची समझी नीति के साथ चल। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है भारत। सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है। सारा जो ट्रैक्ट है गंगा का, तो आप जानते हैं कि फर्टाइल है, उससे ज्यादा जॉर्ज की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में पैदावार बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सर्कस नहीं है, पंजाब में होता है, इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पॉपुलेशन को फीड करना है, कम से कम वो आज तक अपने पॉपुलेशन को फीड करना है। लेकिन अब देखिए जो डेवलपमेंट हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि साहब ये
के ऊपर व्यक्त नहीं करता, लेकिन सड़क के इस तरह की 4 किलोमीटर, इस तरह की 4 किलोमीटर आपको एरिया चाहिए जो आपने एक्वायर करना है, तो हर एक को करो। और ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये कहा जाता है कि तकरीबन 1/3 उत्तर प्रदेश का अधिग्रहण हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख गांव है, जिसमें से सरकार खुद मानती है कि 24,000 गांव जो है वो लुप्त हो जाएंगे। मैंने उसका थोड़ा सा और करने की कोशिश की। ये जो 8 एक्सप्रेस बनेंगे, जो काम होगा, उस सारे से मैंने देखा कि पैदावार नहीं कर सकते। तो टोटल प्रोडक्शन को देखे मैंने देखा कि फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न की फसलों में क्या नुकसान हुआ। तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 145 लाख टन का हर साल शॉर्टफॉल कम हो गया। 145 लाख। ये सिर्फ गेहूं और धान की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश शुगर केन और आलू का बहुत बड़ा उत्पादक है, उसकी बात नहीं कर रहे। 145 लाख टन का शॉर्टफॉल होगा तो सवाल ये उठता है, हू विल फीड उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न या उसका भोजन कहां से प्राप्त होगा? और ये उत्तर प्रदेश क्या है, आपके प्रदेश में भी भयंकर अधिग्रहण हो रहे हैं, सारे प्रदेश में हो रहे हैं। ये मानना है कि हमारे अधिकतर मुख्यमंत्री इस देश के प्रॉपर्टी डीलर्स बन चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स उसको डर लगे। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया, जहां सारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, तकरीबन जो इसमें इस काम में लगे हुए हैं प्रॉपर्टी डीलर, उसको डर नहीं पाया। लेकिन आने वाले दिनों में 10 सालों में क्या होगा, कहां से हमारा ये पैदावार, इस देश में जहां पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो, 120 करोड़ की जनसंख्या हो, उसको कौन फीड करेगा? ये कहीं सवाल है। खाद्यान्न को हवा नहीं मिला, खाद्यान्न तो खरीदते जाना पड़ेगा। और किसान आप निकालना चाहते हो, जमीन उनकी आप अधिग्रहण करना चाहते हो। इसका मतलब आपकी सोची समझी नीति ये है कि कॉर्पोरेट्स को लाया जाए, वो खेती करेंगे, अब किसान की जरूरत नहीं है। किसान अब देश के ऊपर बोझ बन चुका है। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में आ रहे हैं। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब किसानों को हटाया जाए, तो जीडीपी तभी बढ़ेगी। तो अगर ये चीज जो आप सोच रहे हैं कि ये जो रास्ता खतरनाक है, तो इसको रिवर्स कैसे किया जाए, तो ये हमें कहीं ना कहीं इसके सोचना पड़ेगा। आप और हमको किस तरीके को हम बात करते हैं। ये तो बात आपके सामने जो बॉर्डर जो बनते आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से जमीन ही नहीं, पानी का भी तो बात ही हो रही है, वो करने का। तो ये सब रिसोर्सेज के ऊपर हमला और बड़ा घर इनको किया जाता है। आपके प्रदेश में एक नैनो कार का प्रोजेक्ट है, कितनी जमीन है आपको मालूम है? नैनो कार के कितनी जमीन किसी को बताओ? कितनी जमीन उसके लिए दी गई सरकार को? 1,000 एकड़, उससे ज्यादा हो सकती है। जब सिंगूर में ये प्लांट चल रहा था तो बड़ी डिस्कशन देखिए, एक आपको माइक्रो फाइनेंस आप सुनते हैं, उसमें गरीब आदमी को गरीब से गरीब पूरा सभी को हेल्प करते हैं, उसमें 24% 20 से 24% रेट होता है। मुझे नहीं मालूम कि हम लोग ये विश्वास करते हैं कि इससे उसकी कैपेबिलिटी या उसकी इनेबलिंग कंडीशंस आप जब सिंगूर में कांड लगा तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 1,000 एकड़ जमीन जो थी वो खरीद के 140 करोड़ रुपए खरीदी और वो कंपनी को 20 करोड़ के टाटा को दी। 20 करोड़ जो थे वो भी उनको 5 साल के लिए लोन करार कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 0.5%। आपके प्रदेश में जब 1,000 करोड़ का बजट 1,000 एकड़ में लगा है, आपके मुख्यमंत्री कभी भी इस बात का जवाब देते कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 0.10। देखिए मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कभी जवाब देते 0.1 पे अगर आपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट किया है तो मुझे क्या बताइए, एक जो गरीब महिला बकरी लेने जा रही है खरीदती है, उसको तो आप 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और एक ऐसा भी आदमी जो कि सारा कुछ कर सकता है उसको आप 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। मेरा मानना है कि
को जिसको अपने बकरी 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दी है, जिसका सारा विवाह उस पर हो रहा है, अगर उसको हमने वो बकरी 0.1% पे दी होती तो 1 साल के बाद वो न्याय होगा। कोशिश ये है कि ये लोगों की जो ग्रोथ होगी तो वो ट्रिकल डाउन करेगी और कम्युनिटी की जीडीपी बढ़ेगी। ये मॉडल सिर्फ यहां तक नहीं है। लक्ष्मी मित्तल साहब का नाम सुना? लक्ष्मी मित्तल साहब शोर लगाते हैं जब उनको सरकार पैसा न दे तो ये कहते हैं कि सब पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। मैंने बहुत बार कहा टेलीविजन पर आपने सुना हो, ये पॉलिसी पैरालिसिस क्या बात है? लक्ष्मी मित्तल को एक बठिंडा पंजाब में एक रिफाइनरी लगी पर शेयर किया। उस फैक्ट्री को लगाने के लिए पंजाब सरकार ने उनको 1400 करोड़ रुपए दिए एंड 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1400 करोड़ रुपए दिए गए लक्ष्मी मित्तल। तो लक्ष्मी मित्तल ने नहीं था पॉलिसी कर दी, लेकिन पिछले 2 साल से सरकार लक्ष्मी मित्तल ने कुछ नहीं कर सकी। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं भारत से जा रहा हूं, मुझे भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यहाँ ग्रोथ नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो सारी इंडस्ट्री ने पत्रकार ने अखबारों में कहना शुरू कर दिया इस देश में पॉलिसी पैरालिसिस हो गया और ये सब काम कर रही है। इस देश में 32 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। अनाज हमारे पास बड़ा प्रयास करता है। कभी आपने सुना किसी ने कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस नहीं? पॉलिसी पैरालिसिस तभी होता है जब अमीर आदमी को आप मुफ्त में कुछ नहीं जाते तो पॉलिसी पैरालिसिस होता है। हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे पत्रकार, हमारी टेलीविजन सब उसके लोग गुणगान करते हैं कि सब पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहते हैं कि तरह उसके लगा उन्नति होगी और डेवलपमेंट होगी। सच्चाई ये है कि अमीर आदमी की जेब भरने के लिए सारी कोशिश प्रधानमंत्री कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में है उनके पास 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मनी। वो मनी कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए कंट्री की डेवलपमेंट को $2 बिलियन। ये है आपके पास 2 लाख नहीं हुआ 20 लाख, सॉरी 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। आज की इकोनॉमी में देखिए तो बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है कि 2 लाख करोड़ रुपए जो पब्लिक सेक्टर में है उनके पास सरप्लस है, स्लश है, उनको डालना चाहिए देश को इन्वेस्ट करना। जो हमारे कॉर्पोरेट्स है वो भी आज मेरा मानना है कम से कम इस 2 लाख करोड़ से 20 गुना ज्यादा उनके पास आज पैसा है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप नहीं निकालिए, अब उनकी नजर इससे है कि 2 लाख करोड़ भी निकालेंगे तो प्राइवेट कंपनियां से लेंगे। सारी कोशिश ये होगी कि प्राइवेट कंपनी को और कैसे बढ़ा जाए और उसको हम लोग सब जो है आप हम डेवलपमेंट मानते हैं उसको कहीं ना कहीं गलती हम सकते हैं। हर बार हमारी कोशिश होती है कि पॉलिटिशियन खा रहे हैं, बेरोजगार खा रहे हैं, आप और हम भी कम खाते हैं, हम भी कम एफर्ट नहीं, हम भी कुछ नहीं करते, हम भी जब तो कहते हैं तो हम भी जस्टिस सिस्टम के क्रिमिनल सिस्टम का हिस्सा रहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि जो क्राइम को देखता है उसको कहता है वो उतने क्रिमिनल है, तो हम भी उतने क्रिमिनल है क्योंकि हम भी नहीं होते, हमें भी मंजूर है क्योंकि हम भी देखना नहीं उसके बेनिफिशियरी। तो जो आदमी जिसको पैसा मिलता है वो समाज को भी काटता है, तो आप और हम भी क्यों काटेंगे? हम भी कुछ थोड़ा मिलता है, बिल्कुल है। तो इसलिए हम सब भी उसके उतने जिम्मेदार है जितने की बड़े बड़े लोगों को सरल और ये हमें सोचना पड़ेगा। आपको हमें अपने परिवार में जानना पड़ेगा कि भैया हमारा कहाँ रोल हो सकता है, हमने कहा सकते हैं। दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने आप को भी लग गए। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है ये कहाँ लेके जा रहा है? ये हमें इसमें आपसे कहा कि ये जीडीपी का रास्ता, जितनी जीडीपी बढ़ेगी किसान अपना धंधा करते हैं वो जीडीपी में नहीं आता। आपका जो डिजास्टर होता है वो नहीं आता, सिर्फ उसमें जो इन्वेस्टमेंट आती है बाद में वो आता है जीडीपी का। हमें उसको डिसाइफर करना है, ये जीडीपी आती है लेकिन वो लोगों को समझना है और ये जीडीपी क्या बला है, उससे हमें नुकसान होगा ये भी समझना है और इनको चैलेंज भी करना है। मैं चाहूंगा कभी देखूंगा अगर कोई मुख्यमंत्री बोल रहे हो या माननीय बोल रहे हैं तो आप में से किसी न किसी को चैलेंज करना चाहिए कि साहब आप गलत बता रहे हैं और शर्माई नहीं, बुराई नहीं। ये ना सोचिए कि वो बड़े विद्वान हैं, ये विद्वान का जो खौफ है जो आपके ऊपर जो इंप्रेशन है उसको इंसान वो भी हमारे जैसे और उनको पूछने का आप और हमारा उतना ही एक ड्यूटी बनती
करके फिर आएगा तो हो जाएगा, सर्किट से तो है, या हम सोचते हैं मिलेगा आ गया तो उससे हो जाएगा। ये क्या कारण है कि असली बातें जो है बोलने लगते हैं, तो हम लेट्स नाउ मूव ऑन टू द असली इशू जो है कहाँ हमें फोकस करना चाहिए। पहले हम खेती को लेकर को अपने समझने की जरूरत है। और हमें समझ में आ गया है इसमें बहुत सारा कि हमें अपनी देश की स्ट्रेंथ को जानना और उसके ऊपर काम करना। जैसे मैंने कहा, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि घी जो गाय है आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई पैदावार में कमी नहीं है, हमें दूध गाय का है, उसकी पैदावार नहीं, दूध पैदावार करना आपको अपनी नस्लों को बात करनी है। उसमें A1 A2 एलील की जो बात कही है पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक बात है। A2 एलील जो हमारी देसी गाय में है उसमें हमारी बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं जो आपको बीमारियों से रोकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है। तो ये आपको और हमको ये एक प्रेशर डालना है कि हमें ठीक चाहिए। अगर आप अपने घर में ढूंढेंगे कि गिर का दूध कहाँ होता है तो आपको मिलेगा, अगर आप ढूंढेंगे नहीं तो नहीं, तो वो हमें करना है। इसी तरीके से खेती क्या है, खेती में हमारे अपने देश में कहीं कमी नहीं है। आप उन नस्लों को ढूंढिए, उन किस्मों को ढूंढिए जो कि आपके पर्यावरण के अनुकूल आपको पैदावार दे सकते हैं। जिसको आप ऑर्गेनिक करिए, एग्रीकल्चर करिए, जो भी नाम दीजिए आप उसको, वो करिए। शुरुआत करने के लिए मेरा मानना यह है कि आप केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि 1970 के दशक में मुझे याद है कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, डेविड पैटरसन, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए, उनकी एक स्टडी आई थी, उसमें स्टूडेंट मुझे तब से याद था, उस स्टडी का हेडलाइन ये था कि 99.1% पेस्टिसाइड्स गो इनटू द एनवायरनमेंट, ओनली 0.01 पेस्टिसाइड इज टॉलरेटेड। यानी जितनी आप दवाई छिड़कते हैं उसमें से 1% से भी कम जो है वो कीड़े पर पहुंचती है, बाकी को पैदा करती है, नुकसान कर रहे हैं और जानते हुए कर रहे हैं। अब हमें नीम का उपयोग हम जानते हैं, अमेरिका को नहीं पता था नीम क्या है, लेकिन जब उनको पता चला तो आज अमेरिका में भर नीम के पेड़ उगाए। चाइना में इस समय हमारे से ज्यादा नीम के पेड़ 225 लाख पेड़ पड़े हुए। उनको समझ आ गया कि नीम की बड़ी बात। नीम की पेड़ की खास एक जो उपयोग है वो करनी, नीम 537 कीड़ों के ऊपर कंट्रोल करता है या उनको बढ़ाता है, दोनों चीजें करता है। 537 कीड़ों के ऊपर एक पेड़, वो क्या करता है, जो तो हानिकारक कीड़ा है उसको तो हानि करने से रोकता है, जो अच्छा कीड़ा है उसको ताकत देता है कि आप अच्छा काम करो। इससे बड़ा क्या काम है या आपका नीम। लेकिन हमें नहीं पता, हम तो बोलने वालों के पास रहते हैं, कहते हैं, वो सब छिड़काव करते हैं, क्योंकि हम भूल चुके कि अपने ही नींद में कितनी शक्ति थी। लेकिन जो ये बाहर केमिकल्स की जो दुकान लगी है वो हमें बताती है कि साहब ये करोगे तो इसमें जीव कीड़े खत्म हो जाएंगे, आप सब सुनते हैं। इसमें एक और भारत मेरा सकता है, कभी आपको मौका मिले तो आइए। हरियाणा में एक गाँव है, मिलाना जीव कीड़े। इस गाँव की महिलाएं जो है
यदि वो कीट पाठशाला में वो ये अपने खेत के प्रवास के वो ये देखती हैं कि कितने इसमें वेजिटेरियन भी सकता है, कितने इसमें नॉन वेजिटेरियन। कीड़ों में भी वेजिटेरियन होते हैं, कीड़ों में नॉन वेजिटेरियन होते हैं। एक कीड़ा होता है जो पत्तों को खाता है, फल को खाता है, फूलों को खाता है, वो होता है वेजिटेरियन कीड़ा। एक कीड़ा होता है वो कीड़ों को खाता है, जो कीड़े को पत्तों को खाते हैं, वो हो गया नॉन वेजिटेरियन। तो जब तक गाना में गया तो मुझे हैरानी हो रही थी कि 65 कीड़े है वहां पर जो वेजिटेरियन है, और उन महिलाओं ने मुझे बताया कि 149 कीड़े उनके पास उसी खेत में उपलब्ध है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, जो कीड़ों को खाते हैं। तो उनके ना तो किसी पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, ना ही किसी बायोपेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, कोई लोग किसी डिस्ट्रीब्यूशन को उपयोग नहीं करते। वो उनके कीड़े भी अपने ऐसे संतुलन में हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन कीड़े हैं वो वेजिटेरियन को खा लेते हैं, काम खत्म हो गया। ये गांव में जब मैं गया देखने के लिए ये पाठशाला, मुझे लगा कि दुनिया के लिए ये सबक इससे बड़ा नहीं हो सकता। और अगर वो एक गांव की महिलाएं, अब तो खैर 3-4 गांव में कर चुका है, अगर एक गांव की महिलाएं ये कर सकती है जो कि अनपढ़ है, और आपको हैरानी होगी एक मुझे औरत का, मुझे महिला का बच्चा जो कि 5 साल का था, वो मुझे मेरे पास आया, उसने मुझे 65 कीड़े दिए। बात ये हम कीड़ों को क्या जानेंगे, हम लोग खेत में नहीं जाते। जब खेत में नहीं जानेंगे तो आप किसको दोष दे रहे हैं, आप कंपनी में बैठे हैं। अरे भैया खेत में जाओ, पौधों के साथ रहो। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि प्लांट्स आल्सो स्पीक। उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर राज फ्राइडे ने इंग्लैंड के आंट्री इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे याद है हमारे घरों में साइंटिस्ट ने कहा था कि प्लांट्स आल्सो स्पीक, बट लाइक जेंटल लेडीज दे ओनली विस्पर। अगर आपने महिला को सुनना, बड़ी जो स्पष्टीकरण होती है, अगर आप उनको सुनने की कोशिश करो तो उनके नजदीक जाओ। तो ऐसे भी पौधे की आवाज आपको सुननी हो तो आपको उनके नजदीक जाओ। समाव हमारे किसान जो है नजदीक जाने से भूल गया, तो किसान खेती नहीं करना चाहते, मिट्टी का हाथ नहीं लगाते। और यही एक कारण है कि हमें पता नहीं हमारे अच्छे कीड़े कौन से हैं, बुरे कीड़े कौन से। कीड़ा आया, सब कीड़े खराब है, छिड़काव करो। जब हम छिड़काव करते हैं तो कहते हैं अच्छे कीड़े बनते हैं, बुरे कीड़े वो अक्सर बाद में गया। और वो बुरे कीड़े जब उनका मैदान खाली हो गया तो राजा नहीं है। तो वो जो मुझे लगता है निदान का एक्सपेरिमेंट है वो हमें समझना है। अगर आपके पास समय हो जरूर बताइए मुझे, आप जाइए उसको तो हमें देखिए कि वो महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं झूल के नीचे घूंघट के नीचे वो कैसे भी काम करती है। तो ये सबक हमारे सामने है, हमें इसे लेना है, वो रास्ता अपना। लेकिन उससे जीडीपी बढ़े। जब कीड़ा कीड़े को खा जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी, तो आपको छेड़ा है सारा क्या तो जीडीपी का। तो प्रधानमंत्री जी नाखुश हो गए, रामकृष्ण जी नाखुश हो जाएंगे, सब कीड़े खाने शुरू हो गए अपने आप में, तो खत्म हो गया करने की। तो अभी 5.2% है, ये 3.2% है। प्रोडक्शन में जीडीपी ग्रोथ होगा, लेकिन उसमें जो इनपुट जाएंगे भैया वो तो खराब हो गए, तो वो तो कहीं कमी आएगी ना। 3.2% में पहुंच जाते। कहने का मतलब यह है कि जीडीपी का जो रास्ता है इसको हम समझने की कोशिश करें, उससे निकले। एक और बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल जो है वो है हमारे देश का। और हमारे देश की भारत के साथ दूसरी हर क्रांति की, मैं हर बार कहता हूँ कि भारत को दूसरी हर क्रांति नहीं चाहिए। पहली हर क्रांति का गोल तो हमने भूल गया है। कितने किसान, लाखों किसान लगे, कितनी जमीन बर्बाद कर दी, कितना पानी का दोहन कर दिया, सब कुछ हमारे सामने है। दूसरी हर क्रांति चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि वहां पर एक बड़ी दुनिया में सबसे बड़ा आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अगर मॉडल है तो वो भारत में ही है, आंध्र प्रदेश। एक गांव से शुरुआत हुई, पंचकुला गांव है, वो खंडन जिले में आंध्र प्रदेश में, आप देख सकते हैं। उसके बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि बहुत नुकसान कर चुके हैं, उन्होंने पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद कर दिया। वो बढ़ते बढ़ते देखिए आज 40 लाख एकड़, 40 लाख एकड़ में, एक गांव, 2 गांव, 3 गांव की बात नहीं करता, 40 लाख एकड़ में वहां जो खेती होती है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया।
20 लाख एकड़ में किसानों ने फर्टिलाइजर का उपयोग भी बंद कर दिया। तो समझ आते हैं, पैदावार बड़ी कम, कीड़े नहीं बढ़े, कम हो गए, एनवायरमेंट पर्यावरण साफ हो गया, पानी साफ हो गया, लोगों के जो हेल्थ के खर्चे होते थे वो 40% गिर गए, फूड सिक्योरिटी भी हो गई और बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हो गई। उन सारे 40 लाख एकड़ में एक भी आत्महत्या नहीं हुई पिछले 7 साल। क्या किसी को दिक्कत है अगर हम ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जिसमें कोई किसान आत्महत्या न करे? देखिए उसमें जीडीपी का प्रॉब्लम ये है कि सरकार उसको प्रमोट नहीं कर रही कि उसे जीडीपी, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर मिलेगा, पेस्टिसाइड मिलेगा, ये सारे बीज मिलेंगे, जैसे मशीनें हैं जो हम घर देखते हैं जीडीपी का हो तो जीडीपी नहीं। तो बजट से कभी आपको उसकी बात नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर ने कभी बात नहीं, ये ना बात है कि प्राइम मिनिस्टर फंड से 182 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट के लिए गया है, यदि हमारे प्रधानमंत्री उस प्रोजेक्ट की बात नहीं करते बल्कि रेट की बात है। तो अगर गुजरात को भी रास्ता बनाना है तो उस मॉडल को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसको एडप्ट करना पड़ेगा अपनी कंडीशन के हिसाब से, चेंजेस करिए उसके हिसाब से, अपने हिसाब से, लेकिन वो एक रास्ता है हमारे साथ। वो करेंगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक है, जब आपकी हेल्थ ठीक होगी, अगर आपको फूड ठीक मिलेगा, मैंने आपको इस पहले बताया, तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दवाइयों की भी आपको कम यूज करेगी, तो जीडीपी कम होगी, और दवाइयों की कम यूज पड़ेगी तो आपको इंश्योरेंस भी कम यूज पड़ेगी, इंश्योरेंस में आ रहा है इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कितना बड़ा लिंकेज है कि आप अच्छी खेती करिए, स्वच्छ खेती करिए, सेफ फूड खाइए, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो रही है, कंट्री की ना हो जिस तरीके से हम बात करें। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो कंट्री की अपने आप हो जाएगी, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन करने की जरूरत है कि आप मरिए कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, ये बहुत ज्यादा होता है। हमें जीडीपी चाहिए, जीडीपी से हटके हमें दूसरा रास्ता जो है वो देना है देश में। तो क्या आप और हम ये तय कर सकते हैं कि आगे से हम कोशिश करें, मैं नहीं कहता कि 100% हम कर सकते हैं, कि हम दूध देंगे तो हम देसी गाय कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? हाथ होता है, शुरुआत तो होगी, आपका परिवर्तन बात तो यही शुरू हो गया। जो अपने खाद्यान्न है वो आपके देख लीजिए, कोशिश करिए जहां से भी आपको मिले आप वो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनको लीजिए, कहीं से मिले आपको, और ये मत सोचिए कि महंगा है, हालांकि मैं उसके विरोध में नहीं तो महंगा होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपके घर में हर दूसरा दवाइयों में दिया है, उसमें जो खर्चा हो रहा है कभी आप वो कैलकुलेट करिए तो आपको जो फूड है वो बहुत सस्ता करेगा। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम के साथ अफोर्ड करते नहीं, हम ये मान के करते हैं वो अलग है कि हमारा खर्चा अलग है, ये हमारी सोच है। लेकिन कभी आप उसको मिला के देखिए कि आपकी हेल्थ के एक्सपेंसेस कितने कम होते हैं तो आपकी सेविंग है। तो ये करिए, अगर हम ये दो काम करें तो मुझे लगता है कि हमने एक शुरुआत ऐसी कर दी जो इस देश में एक रेवोल्यूशन, जिसको मैं कहूँगा साइलेंट रेवोल्यूशन, को हम ला सकते हैं। और ज्यादा लोगों की ग्रुप देखें ना, पहले कहा 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 जितने भी लोग हो, अगर हम शुरुआत करते हैं तो मल्टीप्लाई करके उसका बात करते हैं, लोगों को समझ आता है। अब ये सब हो गया, ये तो आपको हमारे स्तर में कृषि देखने क्या करना चाहिए, फूड देखना। व्यापक बड़े स्तर पर देखें तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो किस तरीके की बने, इससे हमारा और आपका देश का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। मेरा मानना है कि 2-3 चीजें करके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अगले कुछ सालों में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी। मेरा मानना है कि वो बिल्कुल गलत है, हमें $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जितने भ्रष्टाचार इस देश में है वो पैसा हमें बाहर निकालना चाहिए। हमें वो नीतियां लेके आनी चाहिए जिसमें कि भ्रष्टाचार के जो देश युद्ध है वो जो है उसमें से रिकवरी हो, वो पैसा वापिस आए। अगर 1,86,000 करोड़ रुपया कोल गेट में गया है, कोल स्कैंडल में गया है, तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ को वापस कीजिए। जब वो पैसा आएगा तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप देश की इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बढ़ते जाता होगा। ये पैसा लगा के में से 70% 80% चला जाए कॉर्पोरेट्स के हाथ में और वो
रास्ता दिखाएं, उनकी भूख मिटाएं। ये बात कहिए कि हमारे पास अनाज है। हमारे देश में जून में 82 मिलियन टन यानी 820 लाख टन का भंडार था गेहूं और धान। 830 लाख टन से आप 32 करोड़ लोगों को आप फीड कर सकते हैं। 2001 से लेके आज तक हमारे पास एवरेज 50 से 60 मिलियन टन का सरप्लस होता है। ये कितना होता है? कल भी बताता नहीं होगा। ये कितना होता है? 50 मिलियन टन, 60 मिलियन टन, 90 मिलियन टन। मैं आपको 50 मिलियन टन कहूंगा तो फिगर होगी, हमें ध्यान में नहीं आता क्या होगा। मैंने कहा कि उदाहरण दिया, शायद एक बात प्रेस में देखा, जब ये 60 मिलियन टन का सरप्लस है, 600 लाख टन का हमारा सरप्लस 2003 में का रहन हुआ, उसमें ये बताया गया कि अगर आप एक बोरी गेहूं की 100 किलो की होती है ऐसे रखें, इसके ऊपर दूसरी बोरी रखें, तीसरी बोरी रखें, चौथी बोरी रखें, इस तरीके से अगर आपको 60 मिलियन टन यानी 600 लाख टन अगर आप ऐसे भंडार कर दें तो यू कैन एक्चुअली वॉक टू द मून एंड कम बैक। आप चांद पे जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इतना अनाज हमारे देश में रहा है, इसके बावजूद भी 32 करोड़ लोग भूखे हैं। और अगर ये 32 करोड़ लोग जो हैं, अगर ये इकोनॉमिकली इनकी वर्क तभी बढ़ेगी अगर ये वृद्धि हो जाए। अगर ये मैलन्यूट्रिशन के रास्ते से भूख से निकल आएंगे तो ये अपने देश के लिए कुछ काम करेंगे। वो जो कंट्री की ग्रोथ में आएगा तो इसलिए प्रधानमंत्री जो एक डॉलर की बात करते हैं वो सर बढ़ता है, वो अमेरिका करते हैं। करने की जरूरत ये है कि हमें अपने 32 करोड़ लोगों को भूख के इस रास्ते से निकालना। अफसोस ये है कि इस रास्ते में कोई नहीं चलता। 9 साल पहले की बात है, अगर मेरी बात करें देश के प्रधानमंत्री बने, के बाद जो सेकंड टर्म होती है तब की बात है। आपको याद हो पहली बार जब उन्होंने राष्ट्र झंडा फहराया 15 अगस्त को, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, उससे पहले मुझे बुलाया उसके साथ बात करने के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे देश में सबसे ज्यादा जो ब्लैक स्पॉट लगता है वो काला हकीकत है। काला हकीकत आप जानते हो ओडिशा की, जिसको हम हंगर और स्टार्वेशन की जाते हैं। वहां जल्दी खबर आपके लिए आते कितने लोग भूख से मर गए। तो उन्होंने ये कहना था कि मैं इसको फुटबॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अगर आप 16 अगस्त का अखबार बता दें, कोई भी अखबार बता दें, पहली जो बात उन्होंने झंडा करा था कौन सा साल उसमें उन्होंने कहा था, और सब हेडलाइन में गया था, प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिसेस टू टर्न काला हंडी इनटू ए फुटबॉल। वो भी बात करके कैसे उसको उससे वापस बैठे, वो भी सारा जो उनकी कोशिश थी वो स्टैंडिंग इंडिया में लगी। तो चाहे वो एक सरकार हो या दूसरी हो या तीसरी हो, आज के हालात से के सारे कॉर्पोरेट की आशा होती है। और यही हाल हमारे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और सबका हो गया कि हम कॉर्पोरेट की आशा होती है। कॉर्पोरेट को चैलेंज करना ये जानना के लिए गलत है कि हम सोचते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है या हम मजबूर है कि हम नहीं सोच सकते। क्यों नहीं हम जानना चाहते कि क्या नुकसान हो रहा है हमारे, और अगर हमें चाहिए तो वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए जिससे कि हर आदमी को शांत, जो कि भूटान के राजा कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। हमें जीडीपी नहीं चाहिए, हमें ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स चाहिए। हर आदमी खुशहाल हो, पर्यावरण आपका सेफ हो, पानी आपको स्वच्छ मिले, आपको खाद्यान्न साफ मिले, वो एक पर्यावरण चाहिए जहाँ बीमारी ना हो, वो आपको चाहिए। वो ग्रोथ हो सकती है तभी होगी जब आप हम उसके घर जोड़ में हम अपनी बात करें। अंत में ये कहा जाता है सर मैं तो अकेला, मैं अक्सर सुनता हूँ सर मैं तो अकेला हूँ, इतनी बड़ी कोशिश के सामने मैं लड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अक्सर गलत है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक नाम तो हाल कर लीजिए, हमारे मित्र साथी अरविंद केजरीवाल का नाम तो आप जरा सुने। उसे लड़के ने
ने एक बार सोचा कि जन लोकपाल जो होना चाहिए देश को सरकार से, उसने सोचा, उसने हमें 8-10 लोगों को बुलाया, टीम का मैं भी हिस्सेदार था, टीम अन्ना कहा उसको बात में, तो एक बार की सोच थी जो आज सारे देश में होनी चाहिए। अगर वो भी आपके लोग इतना सोचता कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आज हमें भ्रष्टाचार की बात है, लेकिन उसने सोचा और देश में उसको साथ दिया। दूसरा है तब भी सोचो कि यार लोगों क्या हिंदी में था, जो भी आप कहे उसने ये बात केस की हो गया, मैं तो भी कुछ कर सकता। तो एक अफ्रीका में एक कहावत है, वो कहावत ये कहती है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक काम कर लीजिए, आप रात को एक अपने कमरे में जो सोए, आप कमरा को अपना बंद करके सोए, तो उसके अंदर एक मच्छर को जरूर है, वो एक मच्छर आपकी रात को नींद हराम कर देगा। तो अगर एक मच्छर आपकी नींद हराम कर सकता है तो क्या आप मच्छर से नहीं डरेंगे? ये वो कहावत कहती है। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमें मच्छर से कम तुलना जो हमारी है ना हो, मच्छर से डरना कर सकते। अगर मच्छर आपका जीना हराम कर सकता है तो हम भी एक और एक जो भी हो, हमको सरकार का जो ये सोच कर रही है, हमें थिंकिंग मेनलाइन जो करते हैं उसका भी जीना हराम हो सकता है। लेकिन कहीं तो शुरुआत हो, तो वो शुरुआत जो है वो आपकी सोच से, आपकी पहल से होगी। और अगर आप ये सोच लें जो राजीव दीक्षित ने किया था, राजीव दीक्षित अकेला आदमी था, मैं कभी उसकी दाद देता हूँ करके भी, इतना अध्ययन करने के बाद उसने अपनी बात को सबके समक्ष रखा और कितने साल हो गए उनको जा चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन उनकी बात को आज भी लोग पूछते हैं, फॉलो करते हैं, उससे तो आप हम नहीं कर सकते। अगर वो मच्छर कर सकता है तो आप हम नहीं कर सकते। क्यों ना हम एक तरह का सोचें, हम लोग सब मिलकर कि ये काम हम कर सकते। ये रास्ता जो है मुश्किल है, कठिन भी है, अगर बड़ी कठिन है, लेकिन ये पॉसिबल है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरा मानना है मंदिर आपके सोना भी है, आप ऐसा करें, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लगता है आप बच्चा वाला काम भी नहीं कर सकते, तो आप एक काम मेरे कहने कर दीजिए, आप अपने मंदिर में जाइए, बाबाजी के मंदिर में जाइए, प्रार्थना करिए और उनको ये बोलिए कि हे माँ, इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं कर पाया, मुझे अगले जन्म में अमेरिका में जाना था। तभी आपके सारे लोग जो है व्यवहार हो जाएंगे, सब्सिडी भी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, फूड सिक्योरिटी आपकी हो जाएगी। और आपको कहते हैं अगर आप कुछ ना कर सके तो कृपया प्रार्थना करें कि भाई हमें भाई अभी आपको तय करना है कि आपको अमेरिका में क्या करना है कि भारत के साथ करना है, ये आपकी मर्जी है। मैं आप पे छोड़ता हूँ और आशा के साथ कि देश में जब बदलाव आएगा तो वो आप हम लेके आएंगे, तो बाहर की शक्ति नहीं लेके आएगी। और वो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपनी सोच में। और कहीं ना कहीं वो कर्मठ जो भूमि के बात हम करते हैं वो आप और हमारी भूमि है। कोई जरूरी नहीं है कि भगत सिंह जो है वो पड़ोसी के घर में हो, भगत सिंह अपने घर में भी। हमारे देश में हम ये सब मानते चलते हैं भगत सिंह को हो, लेकिन हमारे घर में। और ये जो हमारे जगत ने कहा पहले माने नहीं है कि आरटीआई के जो लोग चलते हैं ये बातें हर कहीं पे जान देके करते हैं, बातें देके करते हैं। ऐसे अगर वो कर सकते हैं देश की जान सकते हैं तो आप और हम सब कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उस पर तो हम एक और एक हाथ करके आइए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और वही जब हम पकड़ेंगे 111 और 111 तभी हम होंगे और तभी आप देखने में बदलाव आएगा और वो पॉसिबल है। और मुझे ये यकीन है कि मेरे मरने से पहले ये जरूर होगा बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्वेश्चन आंसर अभी रखते हैं, पर उसके पहले
जी थे नहीं है अभी, पर दूसरे हमारे साथ है देवेंद्र शर्मा जी, तो उनके लिए ये बैठक बिठाने में मैं चाहता हूँ जब खड़े होकर उनके लिए ताली बजाएं। जैसे भारत रत्न की बात करें तो उनके हर शब्द को हम रत्न मानते हैं और उस रत्न को वीडियो कैमरा के माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया गया है और उसको भी पब्लिकली वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पर और एक नई बात कहना चाहता हूँ कि भारत में एक सुंदर छोटे वसुधैव कुटुंबकम, मतलब विश्व को हम एक परिवार समझ के रहते हैं और अभी भी यहाँ पर है तो एक परिवार ही है। और भारत में गुरु शिष्य की परंपरा जो है वो सालों से चलती रहती है, आगे भी चलती है। उसी की वजह से भारत है कि उसकी संस्कृति को टिका पाया है। तो आज मैं चाहूंगा कि अभी देवेंद्र शर्मा जी के साथ होटल में हम थे, मतलब वहाँ पर आया से जिक्र करें बैठे तो तब पता चला कि उनको उनके भी गुरु जी आए हैं यहाँ बड़ौदा से। तो शिवाजी और उनके भी एक साथीदार तो भी है, उनके गुरु जी जो भी हैं उनके साथीदार हैं जो उनके बेटे हैं। ठीक है, मैं काफी चाहूंगा ज्यादा परिवर्तन नहीं, पर उनके बेटे यहाँ पर है तो मैं चाहूंगा कि वो दो शब्द उनके बारे में करें आगे देवेंद्र शर्मा जी के बारे में। प्लीज सर। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहता, हम एक ही स्कूल के बड़े हुए हैं और ये बताना चाहूँगा कि उस स्कूल से पढ़ने के बाद एक आदमी में जो बॉन्डिंग आती है वो बॉन्डिंग आज भी उसी तरह बरकरार है। हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जितने भी पूरे विश्व में कहीं भी हो, एक बार स्कूल का नाम पड़ जाए तो कहीं से भी कैसे भी करके उनको मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और आज मेरी भी यही कोशिश रही थी कि मेरे सीनियर हैं, जब ये स्कूल में थे तब तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन उस स्कूल के बड़े होने की वजह से आज ये आए हैं तो मिलना जरूरी है। मेरे फादर आना चाहते थे लेकिन आज कुछ ऐसा नाम हो गया वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी भी आज इतनी इच्छा थी कि देवेंद्र आया है तो कैसे भी करके मुझे वहां जाना है। थैंक यू। की नीतियाँ हैं वही यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की भी नीतियाँ हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने एक वाउचर जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी, टाटा, फिर सुजुकी, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी एमओयू होने के बाद ये सारी ज़मीनें इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी है। हम चाहते हैं कि आपका एक आर्टिकल आए कि जितनी सब्सिडी, जितनी लोन स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट को दी है उतनी ही सब्सिडीज अगर यहाँ की फार्मर को अगर दी जाती तो कितना प्रोडक्शन होता है, फार्मर का कितना बेस्ट बनता है। चाहूँगा कि कितना ये लोग कह रहे हैं कि सब्सिडी दी जा रही है, आपको ज़्यादा नहीं मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये हम बैठे आपके साथ कोई जान पाए, लेकिन आर्टिकल की बात कर रहे हैं इसलिए ये बात करता हूँ कि देश के जब हम लेवल की बात करते हैं तो अक्सर आपने सुना हो मुझे बोलते हुए या कहीं बड़ा हो उससे मैं कहूँ बात है कि ये कहा जा रहा है कि हमारा देश का जो फिस्कल डेफिसिट है या टर्मिनोलॉजी फिस्कल डेफिसिट है वो 5.1% है, तो कह रहे हैं 40% का बहुत बड़ा है, तो हमें उसको करने के लिए सब्सिडीज को खत्म करना है। और सब्सिडीज को खत्म करने के बाद उसमें फर्टिलाइजर, फूड, ऐसी सब्सिडीज है, केरोसिन ऑयल, ग्रीनों की सब्सिडीज है जो खत्म करने की बात होती है। मेरा हमारा ये कहना है कि
सब्सिडी, हम गरीबों की बात जब करते हैं तो इंडस्ट्री की सब्सिडी की हम बात करते हैं। और ये मैं चैलेंज करता हूँ, एक होता है मैं टेलीविजन पे बोलता हूँ तो वो एंकर मुझे काट देता है या मेरी बात को बोल देता है। ये देखो कॉमन तरीका है। बजट के बाद जब मैं उससे बैठता हूँ स्टेशन पे और जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ तो एंकर किसी न किसी के साथ बात पूरा में इन्वॉल्व सवाल पूछता है, कहेंगे जानते हैं हम ये होगा। लेकिन उसमें बात तो समझने वाली ये है कि इस साल 2012-2013 में जो बजट था, बजट में एक डॉक्यूमेंट होता है, बजट डॉक्यूमेंट में एक कॉलम है रेवेन्यू फॉरकास्ट। रेवेन्यू फॉरकास्ट मतलब है कि जो एग्जेम्पशन आपने टैक्स एग्जेम्पशन कॉर्पोरेट्स को दिए बाय वे ऑफ एक्साइज, इनकम टैक्स, सब कुछ है, वो जो टैक्स एग्जेम्पशन है इस साल 5.29 लाख करोड़ 5.29 लाख करोड़ की एक सब्सिडी है वो जो आपने कॉर्पोरेट को दी। अगर वो सब्सिडी बंद कर दें या वापस चले हम उनसे टैक्सेस जो दिए जा रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों को, तो जितना फिस्कल डेफिसिट है कंट्री का 5.1% जो कहते हैं अपनी जीडीपी, वो बिल्कुल खत्म है। सिर्फ करना यह है कि वो सब्सिडी जो कॉर्पोरेट को दी जाएगी वो वापस ले लीजिए। अगर वो फिस्कल डेफिसिट खत्म हो जाएगा तो हम जो वेलफेयर स्टेट का हमारा काम है जो सरकार का होना चाहिए, वो गरीब को सब्सिडी देनी है, आपके किराए कम हो बसों के, ये सब चीजें जो है वो हो पाए। 2004 से अभी तक ये जो फिस्कल डेफिसिट जो हम बात करते आए हैं और रेवेन्यू फॉरकास्ट जो मैंने अपने कैटेगरी जिसमें सब्सिडीज दी जाती है कॉर्पोरेट्स को, ये 2004 से अभी तक हम कम से कम 27 लाख करोड़ की सब्सिडी दे चुके हैं। 27 लाख करोड़। और कभी किसी इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा ये सब्सिडी कम हो, सिर्फ गरीबों की सब्सिडी पे जोर आता है कि वो सब्सिडी कम हो। तो आपने जो बात कही है ये तो देश की बात हो रही है। मुझे लगता है कि अगर हम किसी रूप में स्टेट पे भी काम करें, आपके स्टेट के ऊपर या कोई भी स्टेट के ऊपर, तो हमें बहुत सारा ऐसा मिलेगा जो कि शॉकिंग होगा। शायद हमारे जो हमारी सोच है तो हमें उसको भी ठीक रास्ता दिखाएं। US government is giving lot of subsidies and giving subsidies to the farmers and giving subsidies at every level. So US government is protecting these farmers and their sectors every time. And so how come this kind of money comes to US government? Actually US government, they don't have this kind of money. Are they keep printing money? Like they did quantitative easing 1, they did quantitative easing 2. Now they are going to do this quantitative easing 3 also. They are planning to do. So yes, they are keep printing money. So if they are keep printing money, till what extent they can keep printing money like this? And they are also creating this kind of a big fiscal, big debt burden on the US government. So someday this kind of the burden will also be blast. That kind of so where it is also where this thing balance sheet is also ballooning. So I just want to understand कि वो क्या एक्सटेंट तक कितने पे डॉलर छापते रहेंगे और डॉलर छाप के अपने जो भी इराक को दे देंगे या अपने कोई भी सेक्टर को प्रोटेक्ट करते रहेंगे. I don't understand. Till yesterday they were giving them this kind of money to Pakistan also. Recently they have stopped after this incident of Bin Laden. Otherwise they are keep printing money and giving to the countries, giving to their own industry. So just what will be the future implications of all these things? That I just want to understand. दो की बात होती है रोनाल्ड रीगन साहब की स्टेटमेंट जब मैं डब्ल्यूटीओ पे काम कर रहा था अपनी किताब में मैंने किया, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि अमेरिका, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, if America cannot find a market for its agricultural produce, if America cannot find a market for its agricultural produce, the American economy will collapse under its own artificial rate of subsidies. रोनाल्ड रीगन ने वही बात जो आप कह रहे हैं वो समझना था, उनको ये यही था कि अगर अमेरिका में हम इस तरीके से सब्सिडी देते गए तो अमेरिकन इकोनॉमी क्रैश करेगी, क्योंकि यूरोप में डिमांड नहीं है वो भी सब्सिडी देते। तो उनका ये कहना था कि इसको मार्केट ढूंढिए, तो मार्केट कहाँ ढूंढी जाएगी, उसके लिए दुनिया के इकोनॉमिस्ट इकट्ठे हुए, उन्होंने उसमें WTO में उसका शुरुआत की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो शुरुआत हुई पहले तो गैप था, गैप में जब WTO लेवल पे आए तो वो बेसिकली अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए
WTO के माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज में खबर हो सकती है, उसके बाजार को खोलना, ठीक है, तो उसके बाजार को खोला WTO के माध्यम से। ऐसे रूल प्रावधान लीगल उसमें ठीक है, अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ ये होगा, ये सब कुछ था WTO, तो उसको खोला। अब देखिए हमारी दुनिया में 150 देश ऐसे हैं जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं किसी दुनिया में। पिछले 20 सालों को देखें या 30 सालों को देखें, जैसे वर्ल्ड का एसोसिएशन शुरू हुआ था, उसको मिला जाएगा तो दुनिया में उसमें से 149 में से 105 देश ऐसे हैं जो आज फूड इंपोर्टिंग कंट्री हैं। का पेड़ मिला, जब ये 105 कंट्री फूड इंपोर्टिंग बन गए तो आपको मालूम, मेरा इस अध्ययन अगर आप पढ़े WTO के फर्स्ट 10 ईयर्स के बाद मैंने एक अध्ययन किया था, वो बेहतर भी है पब्लिश बुक है, उसमें मैंने बताया था कि 105 देश तो है तो फूड इंपोर्टिंग कंट्री बन गए, और जिनका एक्सपोर्ट बड़ा है वो दो ब्लॉक है, अमेरिका कनाडा नॉर्थ अमेरिका और बेसिकली यूरोप। इनका एक्सपोर्ट बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, इनका बड़ा है और डेवलपिंग कंट्रीज का इंपोर्टेंट कंट्री, ठीक है। अब आप समझिए तो सब्सिडी देने का मतलब क्या है, क्योंकि जिसके पास फूड है सबसे बड़ा हथियार उसके पास है, वो कभी भी ला सकता है, और वो हथियार का उपयोग होता है। मेरा मानना है कि जब WTO पूरा हो जाएगा, 2000 खत्म हो जाएगा, तो जितने बाकी देश बचे हुए रहेंगे 149 जो है, जैसे 105 तो हो गए, बाकी कंट्री जो है वो भी फूड इंपोर्टिंग कंट्री है, तो उनकी इकोनॉमी जो है वो फूड के ऊपर चलती है, हमारी इकोनॉमी जो है वो फूड इंपोर्ट के ऊपर। तो ये एक रास्ता होगा पैसा। आपको कहना है कि वो पैसा जो बना रहे हैं, पैसा जो कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दुनिया का फिस्कल डेफिसिट अमेरिका है, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी कैसे करे, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो डॉलर जो है वो एक रिवर्स रिजर्व करेंसी है। उन्होंने इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन किया उसकी कि डॉलर दुनिया में सब लोग जो है वो डॉलर को ही रखते हैं ऐसे उसका उसकी जो कंट्री की इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ा लिंकेज है और बड़ा सब्जेक्ट है, उसको कोई बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हाल में जब से ये इकोनॉमिक क्रैश हुआ, उनका इकोनॉमिक मेल्टडाउन कहते हैं उसको, ये 2008 में जब शुरू हुआ तो हुई, उसमें इकोनॉमिक मेल्टडाउन कहते, मेरा मानना था कि जैसे सोवियत ब्लॉक का क्रैश हुआ था, कम्युनिज्म का क्रैश हुआ था 1989 में, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं, वो भी इकोनॉमिक क्रैश था, वो कोई पॉलिटिकल को नहीं था, इकोनॉमिक क्रैश था, स्पेशली तो एग्रीकल्चर से शुरू हुआ था। और अब ये हुआ कि इसमें दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो गए, उन्होंने कम से कम ये आंकड़े कम है $20 ट्रिलियन उसने इन्वेस्ट किया बेल आउट करने में। $20 ट्रिलियन, भारत की इकोनॉमी $1.8 ट्रिलियन की बनी है, $20 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए, और ये कहा जाता है कि साहब ये इसलिए करने की ग्रोथ दुनिया से हो, ये कितना शान। और ये कहते हैं कि साहब जब दुनिया की भूख मिटाने के लिए ग्रोथ किस लिए है कि हम सबको रोजगार दें, भूख मिट जाए, गरीबी मिट जाए, यही बात है। अगर आपने दुनिया से भूख, गरीबी, बीमारी को मिटाना है तो मेरा ये अध्ययन कहता है कि $2 ट्रिलियन अगर आपके पास हो तो दुनिया में से भूख और गरीबी मिट जाए, वो तो आपके पास नहीं। लेकिन आपके पास $20 ट्रिलियन है तो अमीर आदमी को देने के लिए, जिसको आपको उनको पेरोल भी मिला, उनको उनको बोनस भी मिले, इस सब कुछ जमा करवाना है। तो हमारा ही पैसा, इसको मैं कहता हूँ प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये हमारी पैसे जेब से पैसा गया जो उनके प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सर क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है, देखिए जब भी अमीर आदमी कुछ करता है तो उसकी वो शब्दावली बदल। जब हम सब्सिडी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या, फूड, फर्टिलाइजर, केरोसिन, पेट्रोल, ये हमारे दिमाग में आता है, इसको हम सब्सिडी मानते हैं। जो सरकार ने रेवेन्यू प्रोग्राम दिया जो कंपनियों को, वो उसको सब्सिडी नहीं कहते, वो उसको कहते हैं इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखिए सब्सिडी है लेकिन नाम बोल दिया इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसिंग एफिशिएंसी। जब आप और मैं किसी बैंक को धोखा दे या डिफॉल्ट करते हैं तो हमें डिफॉल्ट में समझ आता है, रॉबर्स नहीं कहते हैं, हमें जो भी दंड लगता है वो लगता है, जाते हैं कार का आप लोन ना दें
तो काम देखिए उनके गुंडे आते हैं, कार लेके रहते हैं, जब पीछे बहुत ड्रामा जो होता है उनको बोला जाता है कि आप घूमने करेंगे, लेकिन वो कार चिपकती है। लेकिन अगर अमीर आदमी बैंक को डिफॉल्ट करता है तो उसको डिफॉल्ट नहीं बोला जाता, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना आपको समझ आता है ना हमें समझ आता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है। हमारे लिए चोरी, आप चोर है, लेकिन उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो थोड़ा कभी समझ नहीं आता हमें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है। आप बात पढ़ते हैं नहीं समझ। अभी इस बार कहा जा रहा है कि हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, अभी ज्यादा तो क्लियर का। आप बताइए आप जैसे कितने लोग जानते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब यह है कि आपने डिफॉल्ट किया है। तो जब गरीब आदमी लोन लेता है तो बैंक आपको डंडा लेके बैठा रहता है, आपको डर लगता है, लेकिन जब अमीर आदमी लोन लेता है तो बैंक को डर लगता है क्योंकि आप डंडा लेके बैठे हैं, आपने कोई देना नहीं है, वो लोन ना भी है तो मुश्किल होता है। विजय माल्या और भी लोग एग्जाम्पल रहते हैं। तो ये हमें समझना है कि कैसे टर्मिनोलॉजी बदल दी जाती है। अब उनको नोट छापे थे, नोट छापे थे, आप जानते हैं नोट कब छापे जाते हैं, कितनी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन उसके हिसाब से, चाहे गोल्ड में हो तो उन्होंने डिस्क्रिप्टेड कर दिया था, तो उसके हिसाब से नोट छापते हैं। उन्होंने क्या किया, अब उसको नोट छापना बोलेंगे तो आप लोग सब मजाक उड़ाएंगे और उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, उसका नाम देखिए क्वांटिटेटिव ईजिंग। ना आपको समझ आएगा ना मुझे आएगा, सोचेंगे यार इतनी बड़ी किताब है, क्या मतलब होगा इसका, तो सोफिस्टिकेटेड को इकोनॉमिक को क्या है। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब ये सब कि आप धड़ाधड़ नोट छापे, तो वो धड़ाधड़ नोट छापे और वो जो है वो सारी दुनिया में जो नोट जाते हैं किसी ना किसी दिन मेल्ट डाउन होगा, बबल है, वो बबल किसी दिन बर्स्ट होगा, वो बर्स्ट जो होगा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वो आप सबको जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा, सिर्फ नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया है कि अपना रिसेशन जो है सारी दुनिया में ये उन्होंने किया, बड़ी होशियारी से किया, और वो हमारी सरकार है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को उनके पिछू है, तो वो वही करते हैं जो वहां से आदेश होता है। तो ऐसे ही सारी दुनिया में आज इकोनॉमिक जो सोच है वो इस तरीके की है कि वही मॉडल जो है वो चलना, चाहे वो डंडे से हो, चाहे राम कुश्ती जो भी सोच से हुआ है वो हुआ है और वो हम मान के चलते हैं। तो वो हमारा जब प्रयास होगा, मैं तो पता नहीं हम लोग उसमें क्या होगा नहीं कह सकता, लेकिन जो हमें करने की जरूरत है तो हम इससे पहले कह रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है, झूठ है, मैं तभी कह रहा हूँ कि वो गलत कह रहे हैं और झूठ कह रहे हैं, क्योंकि $2 ट्रिलियन तो दुनिया की भूख मिल सकती है, ये तो $1 ट्रिलियन में भारत की क्या ये तो आधा हो गया, आधे में तो हम आधी दुनिया की भूख उठा रहे हैं। तो हमें जो करना चाहिए वो पॉवर्टी और गरीबी पर अटैक करना चाहिए, ना कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स को जो हम काम कर रहे हैं वो करना चाहिए। और फिर भी आज यहाँ अहमदाबाद की बात ले लीजिए कि 10 किलोमीटर दूर भी जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए में घर बिकता है, तो वही बबल यहाँ भी क्रिएट किया हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही नोट छापी है धड़ाधड़, या फिर ये नकली करेंसी का इफेक्ट है। टमाटर की कीमत 4 रुपये बढ़ जाए तो देश में हाहाकार हो जाता है कि सब महंगाई बढ़ गई। हर रोज मीडिया जो है वो अमल करता है कि सब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, आप सबसे आगे कितने सालों में महंगाई बढ़ गई। जब मकानों की कीमतें बढ़ी किसी ने नहीं कहा कि महंगाई बढ़, किसी कांग्रेस ने कहा, किसी न्यूज़पेपर ने कहा, क्योंकि न्यूज़पेपर चल ही रहे हैं आज महंगाई उसके ऊपर, हाउसिंग के ऊपर। तो जितने आप देखते हैं पहला पेज जो 4 पेज पहले पिछला अगला सब जो है वो उनकी एवरेज होती है, वो अखबारें चलती है। और हमने कभी नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है तो रेट पर मकान नहीं। आज की हालत है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आएंगे तो आपको मकान नहीं मिलेगा, ये हालत हो गई है और ये सब जगह हो गई, सारे देश में हो गई है। वो डेलिबरेटली की गई, उसमें सरकार को जो कहने नजर आता है वो पहला वो है जीडीपी बढ़ती है। जितने आप महंगाई बढ़ाएंगे इस तरीके से, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ती है, तो सरकार कुछ अच्छी है कोई बात नहीं करती कि ये जो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये सब। अगर देखिए एक एडवर्टाइजमेंट में देखा बिहार में नोएडा में सबसे महंगी जमीन दुनिया की नोएडा जगह बिकी, उसके ऊपर 2 टावर बने, इसमें खुश होने की जरूरत है ना, आपको फायदा ना मुझे फायदा, क्योंकि किसी को फायदा है। लेकिन देश क्यों खुश होता है कि भाई इतने महंगी जमीन है, टावर खड़े होंगे, दूसरी की कंट्री की जीडीपी। तो ये सारा चक्कर जो है कि हमें समझना है कि जीडीपी बढ़ने के चक्कर में ये सब होता है, और कहीं ना कहीं क्योंकि हम और आप नहीं सवाल करते तो ये चुपचाप अमेरिका का 82%, 82% है, क्योंकि जैसा हम पहले बात कर रहे थे उनके साथ एक और बात होती है, अगर आपकी बेस
कुछ ज़्यादा रहती है। लेकिन जब आपकी बेस, जब हमारी बेस उस पर आ जाएगी जितना बात कर रहे हैं, तब उसमें जीडीपी कम करें। तब ये नहीं कि सारी जिंदगी हमारी जीडीपी 8 बढ़ते रहे, नहीं होगा। तो आपकी जीडीपी में 2 या 3 कर देगा। यूरोप की जीडीपी को 4% ज़्यादा जा रहे हैं, वो कम हो जाती है। तो हर एक से हमारी भी आ रही है। अभी तो हम जूम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 0 से हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब 50 या 60 से ऊपर जाएंगे तो उससे कम हो जाएगा। तो बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग जॉब क्रिएशन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट की जो क्लास है भारत में, खेती में, ये गलत कर रहे हैं। जब आपके 60 मिलियन पीपल के आगे 600 लाख लोग, 60 करोड़ लोग, सॉरी 600 मिलियन पीपल के 7 करोड़ से खेती से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप जो ये ड्रामा करने के साथ में तेज आ जाएगा तो इससे आपके जॉब बढ़ जाएंगे, ये इससे जॉब नहीं बढ़ेंगे। जॉब्स बढ़ते हैं कि आप जब ये पॉल गुडमैन ने भी कहा है, आप पढ़े हुए जॉब में लिखा भी है, पॉल गुडमैन कहते हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ती है कि आपकी एक्चुअली लेबर फोर्स तब बढ़ती है। समझे? लेबर फोर्स तब बढ़ेगी। जैसे आप एग्रीकल्चर है, अगर हम एग्रीकल्चर में किसानों को इकोनॉमिकली वायबल बना दें और किसानों को शहरों की तरफ प्लान करने को उल्टा कर दें, किसान आज सक्षम हो जाए, उनकी आय बढ़ जाए, तो मेरा मानना है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो भी एम्प्लॉयमेंट की होगी, खेती भी एम्प्लॉयमेंट करेगी। वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो देश का सोशल होता नहीं होता। जहाँ 60 करोड़ लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उसको आप निकाल कर आप उनको शहर में लाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने को गलत रास्ता है। तो सरकार ऐसा बोलती है कि FTA ज़्यादा रोजगार देगी, तो हम लोग ऐसा जैसे वॉलमार्ट डिस्ट्रॉयड अमेरिका एंड वर्ल्ड, वो बुक में लिखा है कि 2 रोजगार देता है और 3 अनएम्प्लॉयमेंट करता है। तो हम लोग न्यूज़ में ऐसे ही आता है कि ये FTA फायदे वाला है, लेकिन उसके गैर फायदे जो हैं, उसके प्रॉब्लम्स जो है वो इतने मीडिया में आते नहीं है। जो सिविल सोसाइटी है वो उसकी प्रॉब्लम्स बता देगी आम लोगों को कि भाई ये 2 लोगों को रोजगार देके 3 लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट करेगा। तो ये देखिए आपने ठीक कहा है। इसमें चलिए आज हम कर लेते हैं वॉलमार्ट का जो टर्नओवर है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, $450 बिलियन का है उसका साथ। भारत में जो रिटेल कंपनियां हैं तो सारी इंडियन रिटेल जो ट्रेड है उसका टर्नओवर $460 बिलियन है। 460 बिलियन, ठीक है। भारत में 4.5 करोड़ लोग जो हैं वो उसमें एम्प्लॉयड है। वॉलमार्ट में 2.1 मिलियन यानी 21 लाख लोग हैं और वही टर्नओवर 4.5 करोड़ लोग जो है वो ज्यादा रोजगार है, 21 लाख लोग हैं। जब वो आएंगे, हर कंपनी जब अपना ऑफिस सेट करते हैं तो लोग को चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने पर एम्प्लॉयमेंट डिस्प्लेस कितनी करेंगे इसकी चर्चा करेंगे, तो वो हमें करनी चाहिए। अब ये मैंने अर्थ करेगा कि हम दूसरों को दोष ना दें, कहीं हमारा और आपका भी दोष है कि हम भी तो नहीं करते, अभी तो चर्चा में आती है, बातें नहीं हो रही है और हर स्तर पर सकती है। और नहीं तो कम से कम आप ईमेल पर तो शेयर कर सकते हैं। आप पढ़िए किसने आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल को आप शेयर करें। कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने वॉलमार्ट के ऊपर शेखर स्वामी का आर्टिकल पढ़ा? आपने पढ़ा? और कितने आपने पढ़ा? कितने लोगों ने मेरा आर्टिकल पढ़ा? 2 लोग। बताइए अगर आपके ही इसमें 4 लोगों ने आर्टिकल हम लोग में पढ़े हैं, इसको दोष देंगे। हमारा भी काम है, अगर किसी ने पढ़ा है उसका काम बनता है कि उसको और सपोर्ट करें। ये तो कर सकते हैं, आजकल क्लिक से होता है, बटन दबाया तो आपसे चला गया, आपने कोई चिट्ठी नहीं भेजी तो आप ये तो कर सकते हैं। और जिसके पास जाता है वो पढ़ता नहीं। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ते नहीं है, फिर आपको सवाल किया था कि हमने बताया किसने बताना, किसने नहीं है भैया, मेरे किसी ने बताया, हमने भी जाके ढूंढा। तो हम सबका काम ये है कि हम एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, वो तो हम कर सकते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो आप अवेयरनेस क्रिएट करें, वो अवेयरनेस क्रिएट करने का रास्ता भी हम सबके पास है। हम नहीं करना चाहते तो हम किसी और को दोष ना दें, हम मीडिया को छोड़ दीजिए, मीडिया का अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन आप और हम अब सोशल नेटवर्क आपके पास इतना बड़ा है, वो आप हम उसका उपयोग करिए और सबके पास आपको बोला इतनी हमारी है और हम लोग ने पेटेंट की हुई है और भारत ने कैसे कैसे कौन सी चीज़ में पेटेंट करी हुई है, पेटेंट की थ्योरी क्या है? देखिए पेटेंट का इशू है, अपने आप में अलग इशू है, बहुत बड़ा इशू है। प्रोडक्ट के पेटेंट लिया जाता है और ये पेटेंट का लिंक है, अभी जामुन का पेटेंट भी लिया गया है जिसको वापस किया भारत से।
नदी है, नदी की आसमानी बात होगी, मैं जम्मू की नहीं बात कर रहा हूँ। एक तो और उसने वेजिटेबल क्रॉप एक पेटेंट दिया था 10 में, तो वेजिटेबल क्रॉप तो आप सब खाते हैं, लेकिन तो ये पेटेंट के एक सिस्टम है जिसको समझने की जरूरत है, और उसमें बहुत से लोगों ने उसको चैलेंज भी किया, तभी ये चीज़ जो आप जो कह रहे हैं उसको रोक पाए। लेकिन जो मैं जानते हैं हम जो रोक पाए वो तो सिर्फ 3-4% है, और मेरा मानना है कि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑलरेडी पेटेंट हो चुका है, और ये पेटेंट सब्जेक्ट आप हम अलग बात करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा होगा। जिस तरह लोगों ने गन्ने का एक्ट अपना है, जिसमें उन्होंने 1 एकड़ में 600 क्विंटल गन्ना हुआ है, रिकॉर्ड का किया था, वो आप उसके बारे में देखिए वो गन्ना जो सोसाइटी उनका मॉडल को अडॉप्ट किया है, उसमें नॉर्मली क्या होता है पंजाब की जो गन्ने की पैदावार है वो 250 लाख का 250 टन है प्रति हेक्टेयर। उन्होंने जिस रीति से लगाया, जिस प्रोसेस से उसमें 600 लाख का 600 टन की पैदावार होगी। तो हमारा कहना है कि उसको फॉलो करने की जरूरत है, और विदाउट केमिकल्स कोई इसमें केमिकल नहीं। लेकिन जब तक आप जाएंगे देखते हैं कि उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा उसमें क्या जी जो फार्मर प्रोड्यूस करता है वो समझो 1 किलो को बेचना पड़ता है, और बिचौलिए की वजह से मार्केट में 20 रुपये 25 रुपये हो जाता है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? अगर आप बोलते हैं कि अभी एक बड़ी चीज़ है, तो ये उसका सोल्यूशन क्या है कि फार्मर को सही दाम मिले, बिचौलिया मिले और कस्टमर को कम भाव में मिले, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि हमारी स्टेट ऐसी आती है कि एफडीआई हो या बिचौलियों को हटाने के बाद ये नहीं हमें करना वो है जो अमेरिका और यूरोप कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के कर रहे हैं, किसानों को डायरेक्ट सपोर्ट देते हैं। हमें भी एक स्टेट इनकम कमीशन बनाना पड़ेगा जो ये तय करे कि किसान को हर महीने श्योर इनकम क्या मिलनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप्स, ग्रोथ, एरिया, द कल्टीवेशन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वो सब मिला के हम एक इनकम वर्कआउट करें कि हर किसान परिवार को हर महीने कितनी इनकम मिलनी चाहिए, और आप बाकी चूल्हे पर मिले, और वही एक रास्ता है आप किसानों को पहुँचाने का बदलाव करता कैसे पता करना कि जर्सी का नहीं है और किसी का नहीं है? भैंस का अलग मिलता है और गाय का अलग मिलता है, थैली वो सारा जा नहीं सकते, तो उससे हमें लेंगे कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो घी मिलता है, तो मैंने कहा है कि सरकार ने तो उसके लिए कुछ परसेंटेज खाद्य जल में डालते हैं, थैलियों में मिल रहा है, कैसे पता करें कि वो डेयरी में उस घी में खाद्य नहीं डालेंगे? लेकिन जब खाद्य पदार्थ की बात आती है तो हम कहते हैं कि साहब मेरी बात ये आपकी बात है, अक्सर जो बात है जिसको देसी गाय का दूध ढूंढना है वो ये क्वेश्चन नहीं लगे अब मैं आपको देसी गाय का आराम से 2 क्लिक कर लो, आगे बता कर ओके ओके।
चाहिए